मंजिलों से आगे भी मंजिल है, रास्तों की कोई कमी नहीं। आशीष भाई, हिंदुस्तान के पहले दलाल स्ट्रीट स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ओवरवेल्म्ड और सरप्राइज्ड। आप कैसे आए इस जर्नी में, फिनेंस में, स्टॉक मार्केट में? आपने तो इंजीनियरिंग किया था। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि लोग हमेशा ना अपना एकदम परफेक्ट बैक स्टोरी देते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं, ऐसे बताते हैं कि भाई देखो मेरे को तो पता ही था मेरे को ऐसा करना है, पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं यहाँ पहुंचा, फिर मैं वहाँ पहुंचा, फिर देखो यहाँ पे। उसको बोलते हैं बैक स्टोरी। इंडिया में ऐसा जोक है ना कि भाई लड़के जो होते हैं वो पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर पता करते करना क्या है। आपके अंडर लीडरशिप वहाँ से मोतीलाल ओसवाल एएमसी का इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, तो ये वहाँ पे आपने ऐसा क्या की डिसीजंस लिए जो इतना अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों ने भी देखा उस टाइम एएमसी का? मोतीलाल ओसवाल का एग्जाम्पल दे रहे तो मैं रामदेव जी की बात आपको बताता हूँ। रामदेव जी खुद बोलते थे कि द बेस्ट ऑफ बिजनेस, या आप बिजनेस मैन नहीं रहिए, बेस्ट ऑफ बिजनेस मैन नीड्स अ टेलमेंट। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 20-25 साल में गवर्नमेंट ने भी डिसीजन कई ऐसे लिए हैं जिससे कि लोगों को कैपिटल मार्केट के साथ और कैपिटल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ना बहुत जरूरी हो गया है। राइट राइट। तो क्या है कि भाई जब गवर्नमेंट 11% टैक्स फ्री देती है ना, कौन लगाएगा? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का आपको जरूरत नहीं है। 11% टैक्स फ्री उसका यील्ड होता था, लेकिन 2011-12 के बाद आप देखिए कहाँ पे आ गए गवर्नमेंट का। आज टैक्स फ्री नाम का तो कोई चीज नहीं है। आप आज हम बात कर रहे हैं, किसी को पसंद आया अपना फोन खोल लिया, 30 सेकंड में आपका फंड खरीद लेगा। एक आम इन्वेस्टर को फुल टाइम सोशल मीडिया पे रहता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कैसे सोशल मीडिया से बचना चाहिए? अच्छा फंड सिलेक्शन में, अच्छा वेल्थ क्रिएशन में एडवाइजर्स का सुनना चाहिए क्या? उनको ऐसा सोशल मीडिया का इतना हाइप है आजकल, तो कैसे इसको मैनेज करें सोशल मीडिया हाइप? इसके ऊपर भी किसी ने, एक नेट सिल्वर नाम के ऑथर है, इन्होंने किताब लिखा था बहुत साल पहले, सिग्नल एंड द नॉइज। इन्वेस्टर्स के पास आशीष भाई 100 रुपया है, तो उसको कब अपनी लाइफ स्टेज में थोड़ा एक्विटी एक्सपोजर कब बड़ा करना चाहिए? हम लोग जो ह्यूमन माइंड है, हम लोग को स्कूल में मैथमेटिक्स सिखाया गया, तो किसी कारण से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सिखाया गया। साथ में ये भी सिखाते कि भाई 1 2 4 8 16 32 64 128 256 51 1024। भाई तो कैपिटल में जो भी फंड्स है, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता होगा। सो कुछ ऐसी बारीकियाँ जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हैं? यूएस के एक बड़े दिग्गज प्रोफेसर है अश्वथ दामोदरन, ये हर कंट्री का इक्विटी रिस्क प्रीमियम कंप्यूट करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो धंधा वही करो जिसमें फ्री कैश फ्लो बेसिस पे रिटर्न 11-12% से ऊपर आए। और धंधे ने क्या प्रोड्यूस किया है? धंधे ने वही प्रोड्यूस किया है जो एक्सेस फ्री कैश फ्लो है आफ्टर रिमूविंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप तो जानते हैं वानखेड़े का पिच कैसा है। एक काम करते हैं, अपने तो टॉस जीतेंगे, तो टॉस जीत के बैटिंग लेंगे, तो अपन 9 बैट्समैन के साथ चले जाते हैं। क्या होगा, अगले दिन अपन मैच पे पहुंचेंगे तो टॉस हार जाएंगे। टॉस हार गए तो मैच होएगा क्या? मैच ही नहीं होएगा, टॉस ही है फिर तो सामने वाला तुमको 500 मार देगा। तो हमेशा लोगों को बोलता है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful, बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अदर्स। रामदेव जी ने एक बार बताया था 25% की गणित से कि 1 करोड़ अगर आपने लगाया, इन 10 years इट विल बिकम 10 करोड़। 10x, yes। इन 20 years इट विल बिकम 1000 करोड़। डिस्क्रिशनरी मतलब फैशन, रिटेल, फैशन, रिटेल, अपैरल्स, फुटवेयर, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हम लोग पिछले 15 साल में पुअर कंट्री से लोअर मिडिल क्लास पहुंचे। राइट। आने वाले थोड़े समय में लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास पहुंचेंगे। तो अभी हमारा पर कैपिटा इनकम समझो $2500-2800 है। आने वाले थोड़े समय में वो $6000 होएगा। तो जब पर कैपिटा इनकम $6-7 होता है ना, तो 140 करोड़ लोग मिडिल क्लास नहीं बनते। अब देखो पिछले 6 साल में मेरे ख्याल में 600 IPO आ गए। डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, एक्सचेंज, केमिकल्स, रेस्टोरेंट्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस। मेरा मेरा पर्सनल बिलीफ है कि कार के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना। We are truly privileged to welcome Mr. Ashish Somaiya, founder and CEO of White Oak Capital Asset Management. We are, as a token of our appreciation, we would
now like to present a memento to Mr. Ashish Somaiya. Kindly accept this on behalf of entire Blue Sky family. मंजिलों से आगे भी मंजिल है, रास्तों की कोई कमी नहीं। मंजिलों से आगे भी मंजिल है, रास्तों की कोई कमी नहीं। हौसला चाहिए उन बुलंदियों तक जाने का। आशीष भाई, हिंदुस्तान के पहले दलाल स्ट्रीट स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम मतलब ओवरवेल्म्ड और सरप्राइज्ड, क्योंकि इतना बढ़िया स्टूडियो तो मतलब मैंने तो नहीं देखा है कभी, और मैं बहुत सारे मीडिया स्टूडियोज में जाता हूँ, तो इतना ब्यूटीफुल तो नहीं देखा है कभी। थैंक यू सो मच। आपकी करियर की शुरुआत फिनेंस में आप आए, आपकी जो फिनेंस की जर्नी है आपने शुरुआत करी। आप कैसे आए इस जर्नी में, फिनेंस में, स्टॉक मार्केट में? आपने तो इंजीनियरिंग किया था, फिर एमबीए किया, अब आप फंड मैनेजमेंट में हैं। कैसे ये जर्नी चालू हुआ? सो एक्चुअली सिद्धार्थ भाई, क्या होता है कि जब भी आप किसी को पूछते हैं ना कि भाई आपने ये कैसे किया, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि लोग हमेशा ना अपना एकदम परफेक्ट बैक स्टोरी देते हैं। मतलब ऐसा बोलते, ऐसे बताते हैं कि भाई देखो मेरे को तो पता ही था मेरे को ऐसा करना है, तो पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं यहाँ पहुँचा, फिर मैं वहाँ पहुँचा, फिर देखो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं बैक स्टोरी। मैं कभी भी कोई परफेक्ट बैक स्टोरी को मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंसेस होते हैं। तो रियलिटी में मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंसेस हैं एक्चुअली। ओके। कि जैसे समझो आपने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो इंडिया में ऐसा जोक है ना कि भाई लड़के जो होते हैं वो पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर पता करते करना क्या है। तो मैं 3 साल का था ना, तो मेरी बड़ी सिस्टर है वो इसकी गवाह है, मैं 3 साल का था तब से मैं बोलता था मेरे को इंजीनियर बनने का है। मैं 3 साल का था तब मेरे को लगता था कि जो ट्रेन का इंजन चलाता है वो इंजीनियर होता है। तो ऐसे बोलते 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 मैं इंजीनियर बन गया, और मैं इंजीनियर भी बना, केमिकल इंजीनियर। अच्छा। तो फिर मेरे को 4 साल पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग पास करके, उसके बाद 1-1.5 साल फैक्ट्री में नौकरी करने के बाद पता चला कि भाई मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। अच्छा, और आपने फैक्ट्री में जॉब किया? हाँ, सिलवासा में, उमरगाम सिलवासा, क्योंकि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया जिसमें प्लास्टिक्स में स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो एक्सट्रूजन मशीन्स होते हैं जिसमें पीवीसी के दाने बनाते हैं, राइट, तो मेरा काम था वो पीवीसी के कंपाउंडिंग बोलते हैं। जैसे खाने की रेसिपी होती है, वैसे पीवीसी के दाने बनाने की भी रेसिपी होती है, उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग बोलते हैं। ओके। उसको थैंकफुली कुकिंग नहीं बोलते हैं, बट वो कुकिंग होता है एक्चुअली। वो कंपाउंडिंग मतलब अलग अलग चीज़ों को तेल के साथ, पीवीसी के साथ, अलग अलग केमिकल्स के साथ मिक्स करके इस तरीके का वायर या केबल बनाना है, उस तरीके का आप उसका मिक्सिंग करके कंपाउंड बनाते हैं। फिर वो कंपाउंड बना के उसको हाई टेम्परेचर में एक्सट्रूजन मशीन में डालते हैं, और एक्सट्रूजन मशीन में से उसके लंबे लंबे तार निकलते, उसको काट काट के उसके पैलेट्स बनाते हैं। ओके। फिर वो जो वायर और केबल बनाते हैं उसको सप्लाई करते हैं, वो उसको गर्म करके फिर से कॉपर के ऊपर कोटिंग करते हैं वो लोग। तो मैं फैक्ट्री में काम करता था। फिर मुझे पता चला कि भाई मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, इसमें ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और क्या होता था, जब मैंने इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियर लोगों को तनख्वाह भी अच्छा नहीं देते थे। तभी ये कंप्यूटर साइंस, एआई, ये सब इतना था नहीं। मैं मिड-90s की बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि एक अजीब चीज़ थी कि जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वहाँ पे कॉलेज में कुछ मेरे सीनियर्स थे। ओके। पता नहीं क्यों, मतलब इसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे वो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे। अभी नॉर्मली जो लोग इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग हॉस्टल में कोई इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता नहीं है। मेरे हॉस्टल में पढ़ते थे, तो मैं वो लोग के साथ मैं भी पढ़ने लगा। और कहीं ना कहीं पे गुजराती हूँ मैं, तो थोड़ा तो जीन्स में होगा कुछ। तो फिर पढ़ाई किया मैंने। तब मुझे, जब मैंने फाइनेंस का पढ़ाई किया, तब मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है अपने से। तब मेरे को लगा कि भाई अब मैं सही जगह पे आया हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग में स्टूडेंट भी वीक स्टूडेंट था, लेकिन मैं फाइनेंस में आया तो अच्छा स्टूडेंट बन गया, मेरे रैंक वैंक आने लग गए। तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये अपने काम ज़्यादा अच्छा है, ये अपने काम का है। तो फिर आपने वहाँ से आप यू वेंट टू आईसीआईसीआई बैंक गए, आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड गए। फिर आपके अंडर लीडरशिप में मोतीलाल ओसवाल में आप आए जी। वहाँ से मोतीलाल ओसवाल एएमसी का इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, तो ये वहाँ पे आपने ऐसा क्या की डिसीजंस लिए जो इतना अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों ने भी देखा उस टाइम एएमसी का आपके लीडरशिप में? देखिए क्या है कि कोई भी जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, तो इसमें 2-3 कारण हैं। एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इंडिया में देखिए बहुत सारा चीज़ हम जो करते हैं ना, मोतीलाल ओसवाल का एग्जांपल दे रहे तो मैं रामदेव जी की बात आपको बताता हूँ। रामदेव जी खुद बोलते हैं
कि द बेस्ट ऑफ बिजनेस, या आप बिजनेसमैन ले लीजिए, बेस्ट ऑफ बिजनेसमैन नीड्स अ टेलविंड। इसका क्या मतलब है कि आप कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको एक टेलविंड चाहिए, हवा का रुख आपके साथ चाहिए। हवा का रुख आपके साथ। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो सही नहीं होता है। हवा का रुख भी जरूरत होता है, जरूरत, सबको जरूरत होती है। राइट। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम लोगों के साथ एक चीज़ ये फ़ायदा है कि जितने भी निवेशक हैं या निवेश करने का कारोबार जो लोग कर रहे हैं, राइट, ये सभी के साथ भारत में एक हवा का रुख आपके फेवर में है। मतलब देखो, पिच तो आपको बढ़िया मिल गया है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं, तो पिछले 20-25 साल में गवर्नमेंट ने भी डिसीजन कई ऐसे लिए हैं जिससे कि लोगों को कैपिटल मार्केट के साथ और कैपिटल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। राइट, राइट। क्योंकि पिछले 25 साल में आप देखिए, इंटरेस्ट रेट को आप देखिए। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ना, 1999 की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता होगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बॉन्ड्स इश्यू करती थी, जिसको हम बोलते थे रिलीफ बॉन्ड्स। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड्स। गवर्नमेंट 11% टैक्स फ्री उसका यील्ड होता था। 11%? 11% टैक्स फ्री। तो क्या है कि भाई, जब गवर्नमेंट 11% टैक्स फ्री देती है ना, तो कौन तो लगाएगा म्यूचुअल पैसा? फंड में पैसा लगाने का आपको जरूरत नहीं है। लेकिन 2000, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, 2011-12 के बाद खास करके देखिए, 2010 तक भी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट 9%, 9.5% देखा है मैंने। लेकिन 2011-12 के बाद आप देखिए कहाँ पे आ गए गवर्नमेंट का। आज टैक्स फ्री नाम का तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, और गवर्नमेंट का रेट 6% पे आ गया। राइट। टेलविंड जो मैंने बोला, एक तो भारत के बाजार का परफॉर्मेंस, दूसरा ब्याज दर का गिरना, तीसरा इंडिया में क्या है कि भाई हर उम्र का 2 करोड़ लोग हैं। आप 21, 22, 23, 24, 25, मतलब आप 1 साल की उम्र से 40 साल हर की उम्र का 2 करोड़ लोग हैं देश में, है ना। 142 करोड़ कैसे बनता है? हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग कम है। 53% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 30। 0 से लेकर के 39-40 तक आप गिनिए, हर उम्र का 1.25 से 2.25 करोड़ के बीच में औसतन पॉपुलेशन है। राइट। अब पिछले 10-12 साल में ये लोग बचपन से जवानी की तरफ ज़्यादा लोग बढ़े हैं, राइट। तो बाजार का परफॉर्मेंस, ब्याज का दर, पॉपुलेशन, अब अगर हर साल 2 करोड़ लोग 21 साल 22 साल का होने वाला है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं, राइट। लेकिन भाई 2 करोड़ है तो उसमें से कुछ थोड़े लाख लोग कुछ कमाएंगे, कुछ बचाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो वैसे ही लाखों की तादाद में लोग मार्केट में जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, तो शुरुआत है अभी। और चौथा चीज इसके ऊपर हो गया डिजिटाइजेशन, क्योंकि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और हमारा बैंकिंग और हमारा पेमेंट, ये 3 या 4 ही ऐसा चीज है जिसमें आपको कागज की जरूरत ही नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, किसी को पसंद आया, अपना फोन खोल लिया, 30 सेकंड में आपका फंड खरीद लेगा वो। राइट। सो तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डिजिटल। तो हमने जब मोतीलाल ओसवाल ग्रुप में 2012 में ज्वाइन किया, और जब हम वहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी रामदेव जी के गाइडेंस में कर रहे थे, तो हमारी टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, हमने स्ट्रैटेजी अच्छा बनाया, रामदेव जी का गाइडेंस था, मोतीलाल ओसवाल का नाम था, ये सब भी था। लेकिन उसके पीछे जो माहौल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो माहौल अभी भी उसी तरीके का चल ही रहा है, फ्रॉम फिक्स रिटर्न्स टू म्यूचुअल फंड्स। और एक चीज़ ये है कि देखिए, कोई भी जगह में हम जब एक बिजनेस बनाते हैं, मैंने एक चीज़ सीखी थी कि भाई आप जो बिजनेस करते हैं उसमें आपकी क्या पोजीशन है, वो हाँ बोलने से तय नहीं होती है। बिजनेस में आपकी पोजीशन किस चीज़ से तय होती है पता है? जिस चीज़ को आप ना बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं इक्विटी अच्छा करता हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई 45 म्यूचुअल फंड कंपनी है, सब बोलते हैं इक्विटी अच्छा करते हैं, लेकिन सामने कोई बोलेगा हम फिक्स्ड इनकम नहीं मैनेज करते हैं, हाँ, तब तो तुम इक्विटी ठीक करते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे को मेरे फंड, हमारे फंड में आप SIP करो, अगर मैं बोलूँ हमारे फंड में SIP करो, तो बोले 50 लोग बोलते हैं फंड में SIP करो, उसमें क्या बात है। अगर बोलूँ हम मिड कैप फंड में लमसम लेंगे ही नहीं, बोले हाँ तब तो SIP ठीक चलता होगा। तो क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है, राइट, कि जो चीज़ में आप हाँ बोलोगे, कि जो चीज़ में आप मांगोगे, उसमें तो बोले सब मांग रहे हैं, सब हाँ बोल रहे हैं, सबके दरवाजे खुले हैं, लेकिन जहाँ पे आपने एक दरवाज़ा बंद किया या जहाँ पे आपने बोला कि भाई ये हम नहीं करते हैं, तो बोले अच्छा वो अच्छा, then it becomes attractive. सो ये सब इम्पॉर्टेंट है, टेलविंड इम्पॉर्टेंट है, टीम और परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, और आप अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल फिर आपने एक कंपनी वाइट ओक कैपिटल के आप को फाउंडर बने, CEO बने,
So what inspired you to join White Oak Capital from Motilal Oswal? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स का जो प्रोफेशन है, इसको बिजनेस तो नहीं बोलता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोफेशन एक्चुअली। राइट। इन्वेस्टमेंट का जो प्रोफेशन है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट के पीछे का जो ब्रेन है, इन्वेस्टमेंट के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेस के कई तरीके हैं, लेकिन अपना तरीका होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जो हमारे फाउंडर है यहाँ पे वाइट ओक के, मैं तो प्रोफेशनल सीईओ हूँ, वाइट ओक के जो फाउंडर है प्रशांत खेमका, इन्होंने वाइट ओक की शुरुआत की 2017 में, और इनका काफ़ी लंबा करियर है, मतलब ही इज़ वन ऑफ द रेयर पीपल जिन्होंने वर्ल्ड ओवर में इन्वेस्ट किया है। तो ये है तो राजस्थान के, लेकिन इन्होंने यूएस में पहले 6 साल यूएस में फंड मैनेजमेंट किया, राइट। ये 17 साल तक गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के सीईओ थे, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो पहले 6 साल यूएस में इन्वेस्ट किया, फिर इंडिया आकर के गोल्डमैन सैक्स का इंडिया का सबसे पहला फंड स्टार्ट किया, फिर 2013 से 2017 न केवल इंडिया लेकिन इमर्जिंग मार्केट के सीईओ थे। तो 17 साल गोल्डमैन सैक्स का सीईओ रहने के बाद इन्होंने 2018 में वाइट ओक कैपिटल की शुरुआत की, और आज भी वाइट ओक कैपिटल, शायद लोगों को नहीं पता है, लेकिन इंडिया में जो FIIs, मतलब हर शाम को सबको मैसेज आता है FII ने कितना बेचा कितना खरीदा, तो इंडिया में निवेश लाने वाली और इंडिया में निवेश करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी FII संस्थाओं में से एक वाइट ओक कैपिटल है। अभी भी कभी टोटली 6 से $6.5 बिलियन हम लोग बाहर के सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, यूनिवर्सिटी फंड्स का, जैसे अगर यूरोप में कोई रईस आदमी है, वो जाके अपने प्राइवेट बैंकर को बोलता है कि भाई इंडिया में पैसा लगाना है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वाइट ओक का एक फंड उसको रिकमेंड किया जाएगा। आप दुबई चले जाइए, सिंगापुर, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, यूके, हर जगह पे जो इंडिया में लोग निवेश करते हैं उसमें से एक प्रिफर्ड फंड जो है वो वाइट ओक का फंड है। सो हिंदुस्तान में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब क्या डिफरेंस है वाइट ओक में, क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच से आप करते हैं, व्हाट इज द बिग डिफरेंस अक्रॉस? तीन चार डिफरेंसेस है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भाई हमारे यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड्स की या शेयर बाजार में निवेश करने की बात होती है ना, राइट, तो ऐसा प्रतीत किया जाता है कि भाई ये इट्स ए फाइन आर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग। अब देखिए, शेयर बाजार की जितनी भी कहानियाँ हैं, जो फोकलोर हम बोलते हैं, वो सारी की सारी किसी एक व्यक्ति ने कोई एक शेयर को इस भाव पे खरीदा, उससे जुड़ी हुई है, राइट। तो सारी कहानियाँ मल्टीबैगर की है, लेकिन एक आम आदमी जो है, हर किसी के पोर्टफोलियो में हर कोई अपनी ज़िंदगी कि भाई ये कौन सा मल्टीबैगर मैं लूँ और 30 साल पकड़ के रखूँ, वो सबके साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता आशीष भाई? क्योंकि जब खरीदते तब पता नहीं होता ना ये मल्टीबैगर है। तो पेशेंस भी चाहिए, राइट, पेशेंस चाहिए पकड़ के रखने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, विजन चाहिए, करेज चाहिए और फिर पेशेंस चाहिए। तो हर एक के साथ नहीं होता है, क्योंकि हर एक का वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फिर 30 साल पकड़ के रखने का पेशेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नॉर्मल पर्सन जो है वो सबके पोर्टफोलियो में ये आयशर मोटर, हीरो मोटर, टाइटन, HDFC, इन्फोसिस सही टाइम पे आ गया, और सबको प्रॉब्लम ये है कि भाई अगला टाइटन कौन सा है वो नहीं पता है, वो नहीं पता। तो एक नॉर्मल पर्सन को तो ये देखना चाहिए कि भाई मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं या एक पोर्टफोलियो बनाऊं, समझो इंडेक्स 14-15% पे कंपाउंड कर रहा है, तो भाई मैं अपना पैसा 17-18% पे कैसे कंपाउंड करूं, राइट, और कौन मेरे को ऐसा एडवाइस दे दे, म्यूचुअल फंड दे दे जिससे कि मेरा ये काम हो जाए, राइट। तो वाइट ओक की एक खास बात क्या है कि हम लोग, हमारे लार्जेस्ट रिसर्च टीम है, 34 एनालिस्ट हैं, और हम खुद 1000 कंपनी तक का रिसर्च खुद करते हैं। 1000 कंपनीज? यस, मतलब हम लोग ये कि जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तक नहीं रुकते, हमारे पोर्टफोलियोज में 2000 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़ की भी कंपनियां हो सकती हैं। 34 एनालिस्ट 1000 कंपनियां कवर करते हैं। तो जैसे प्री IPO AIF, फिर पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट, ये पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोग, अच्छा, प्री IPOs भी, प्री IPOs फंड्स भी हैं, प्री IPO फंड्स भी है, तो पूरा करते हैं, राइट। दूसरा चीज़, जैसा मैंने स्टॉक पिकिंग का आपको एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बताया जाता है कि भाई स्टॉक पिकिंग ही सब कुछ है। इट्स नॉट ट्रू। इंडेक्स को बीट करने के लिए जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो केवल स्टॉक पिकिंग से नहीं बनता। देखिए, BSE 500 है, मैं हमेशा बोलता हूँ BSE 500 जो हमारा इंडेक्स है वो सर्वगुण संपन्न है, राइट, इसमें सब कुछ है। अब इसको बीट करने के लिए जो आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, इट कैन नॉट बी जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। देखिए, मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि पोर्टफोलियो इज नॉट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, पोर्टफोलियो इज साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड टू बीट अ बेंचमार्क। तो वो बेंचमार्क, भाई कंपटीशन हमारा बेंचमार्क से है, तो बेंचमार्क में क्या है
हमको अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग को लोग बताते हैं एज इफ इट इज ओनली आर्ट, कि भाई कितना टैलेंट है, देखो क्या स्टॉक पकड़ के रखा। बट अल्टीमेटली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज एज इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमारी खास बात यह है कि हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन काफ़ी साइंटिफिकली हम करते हैं, और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करने के लिए करते हैं, हाईएस्ट रिटर्न के लिए नहीं। देखिए हाईएस्ट रिटर्न जिसका आता है ना, यहाँ पे जितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होंगे, जितने आपके दर्शक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उन्होंने देखा होगा हर दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चेंज हो जाता है। राइट। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप तो टॉप परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट किए थे, साल 2 साल में पता चलता है वो टॉप परफॉर्मिंग वाला वो गड्ढे में चला गया, कोई गड्ढे में था वो ऊपर आ गया, तो एनएवी डाउन हो जाता है। तो एनएवी, राइट। कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे यहाँ पे, हाईएस्ट रिटर्न देने वाले की कमी नहीं है, कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाले की कमी है। तो हमारा पूरा एम जो है कि भाई पोर्टफोलियो का स्टॉक पिकिंग पे तो ध्यान दो ही, लेकिन पोर्टफोलियो ऐसा बनाओ जो इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट कर सके। सो कंसिस्टेंसी इज कीवर्ड। तो आपके यहाँ पे ऐसा अप्रोच है कि ऐसा फंड का रिटर्न आए कि कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। दैट इज द मेन एम। नंबर 1 नहीं पहुंचे और लास्ट 5 में भी नहीं आए, मिडिल ऑफ समवेयर। तो सिद्धार्थ भाई ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग भी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हैं और जो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं और निवेशक भी जो है वो भूल जाते हैं कि बेंचमार्क, समझो कि यहाँ पे एक टेबल है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ये टेबल के 5 फुट ऊपर जंप कर सकता हूँ, आप मेरे को 10 मौके दोगे टेबल के ऊपर, मैं कभी 3 फुट कभी 6 फुट छलांग मारूंगा, राइट। ठीक है। लेकिन इंडेक्स को बीट करना, मतलब इंडेक्स से 4-5% ज़्यादा देना, वो ये टेबल के ऊपर छलांग मारने वाला काम नहीं है। टेबल जो है ना, टेबल, ये स्टेबल स्टैटिक टेबल है, राइट, ये स्थायी है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। कल भी आओ, कल आके भी जंप मारो, ये यही रहेगा, राइट, राइट। लेकिन इंडेक्स जो है ना, उसको समझना जरूरी। इंडेक्स इज ए पोर्टफोलियो, और वो भी चेंज होता है। देखिए 2018, 19, 20 में जितने लोगों के पोर्टफोलियो में कंज्यूमर कंपनी, फार्मा कंपनी, टेक कंपनी ये थी ना, राइट, वो सब ने इंडेक्स से 10% ज़्यादा दिया 2019-20 में। और जितने लोग बेचारे कोल इंडिया, एनटीपीसी, पीएसयू, सिक्लिकल, कॉन्ट्रेरियन सब लेके बैठे थे ना, वो इंडेक्स से 10-20% कम दिया, राइट। तो ये समझो 2020 है, ये सब फार्मा, केमिकल, डिजिटल वाले, और ये सब एनटीपीसी, कोल इंडिया वाले। फिर 2022 में यूक्रेन वॉर हुआ, तेल मेटल कमोडिटी के दाम बढ़ गए, अब ये बेंचमार्क ऐसा था, ये ऐसा हो गया, सारे के सारे फार्मा, आईटी और कंज्यूमर वाले नीचे आ गए, और सब एनटीपीसी, कोल इंडिया, पीएसयू जिनको लोग गालियां दे रहे थे वो सब ऊपर आ गए। तो चेंज क्या हुआ आप देखो, जो पकड़ के रखा था ना, वो तो बेचारा वही पकड़ के बैठा है। पहले इंडेक्स का फेस इस तरफ था, वो इंडेक्स का फेस पलट गया, अपोजिट हो गया। तो ये हीरो वाले जीरो बन गए, जीरो वाले हीरो बन गए। हम लोग ऐसे फंड नहीं मैनेज करते, हम लोग इंडेक्स पे ध्यान देंगे। मैंने इसलिए बोला इंडेक्स सर्वगुण संपन्न है। इंडेक्स में अच्छा कंपनी, खराब कंपनी, पीएसयू, प्राइवेट, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, डिफेंसिव, सिक्लिकल, कोई रूल नहीं है, आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ है। को जो पसंद है वो आप, तो इंडेक्स में सब कुछ है। आपको इंडेक्स को बीट करना है, राइट, तो भाई आपको पोर्टफोलियो भी ऐसे बनाना पड़ेगा ना कि भाई हर माहौल में, हम लोग सब क्रिकेट देखते हैं, आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आजकल सब T20 देखते हैं, राइट। तो सिद्धार्थ भाई T20 का जो टीम होता है, जितना भी T20 का टीम है ना, उसमें 5 से 6 बैट्समैन है, 2 से 3 ऑलराउंडर है, राइट, 3 से 4 बॉलर है, और विकेट कीपर हमेशा अच्छा बैट्समैन होता है। अच्छा, अभी आपको और हमको टीम बनाना है। मैं आपको बोलूँ सिद्धार्थ भाई, मैच तो अपना वानखेड़े में है, आप तो जानते हैं वानखेड़े का पिच कैसा है। एक काम करते हैं, अपने तो टॉस जीतेंगे, तो टॉस जीत के बैटिंग लेंगे, तो अपन 9 बैट्समैन के साथ चले जाते हैं। अपने क्या करना है, अपन बैटिंग लेंगे तो अपने पहले सामने वाले को अपन ही 400 ठोक देंगे, फिर तो हो गया ना, मैच अपना ही है, अपना है। अब इसमें गलत सोच क्या है, इसमें 2 गलत सोच है। पहला तो भाई टॉस तुम जीतोगे क्या, वो भी नहीं मालूम, तो क्या होगा, अगले दिन अपन मैच पे पहुंचेंगे तो टॉस हार जाएंगे, तो टॉस हार गए तो मैच होएगा क्या, मैच ही नहीं होएगा, टॉस ही है, फिर तो सामने वाला तुमको 500 मार देगा। तो बोलने का क्या मतलब है कि क्रिकेट का टीम ये सोच के नहीं बनाते हैं कि टॉस जीतेंगे, ये सोच के नहीं बनाते हैं कि भाई वानखेड़े जैसा रहेगा, क्योंकि वानखेड़े भी कभी कभी मोहाली जैसा बिहेव करता है, राइट। तो पोर्टफोलियो भी ये सोच के नहीं बनाते हैं ना कि भाई खाली पीएसयू चलेगा, प्राइवेट नहीं चलेगा, खाली स्मॉल कैप चलेगा। मैंने क्या देखा है, अक्सर फंड मैनेजर और निवेशक जो है ना, वो पहले ही मन बना लेते हैं कि भाई टॉस तो अपने जीतने ही वाले हैं, और वो सोच के वो लोग फिर पोर्टफोलियो बनाते हैं। अभी सबके पोर्टफोलियो में एनर्जी और पीएसयू होएगा, राइट, और बाजार में फार्मा चलेगा। अभी 2024 का आप एग्जांपल लो, 2024 में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर वाज एक्चुअली 40% ऑफ इट वाज फार्मा,
40% वाज अप फार्मा। 2024 का जो कैलेंडर ईयर था उसमें हल्ला गुल्ला पूरा डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू का था और फार्मा चला, लेकिन टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर फार्मा था और अंडर ओन था, राइट। लेकिन लोग डिसाइड कर लिए फार्मा तो चलेगा नहीं, फिर बीच में आप देखो आईटी चलने लग गया, जब डिसाइड कर लिए थे आईटी नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि जिस तरीके से क्रिकेट का टीम ये सोच के नहीं बनाते हैं ना कि टॉस जीतेंगे, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी ये सोच के नहीं बनाते हैं कि अपन टॉस जीतेंगे। राइट। तो ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ये जो लॉजिक जो है, थॉट प्रोसेस जो है कि भाई इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करे, उसके लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, ये हम लोग वो इम्पोर्टेंट एक खास बात है जो हम लोग अलग तरीके से करते हैं। तो एक इन्वेस्टर होता है, उसके लिए 3 ऐसे कौन से प्रिंसिपल उसको फॉलो करने चाहिए जहाँ उसमें उसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ बने? क्या चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए उसको? एक है ना, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी एक बार कहीं पे स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि इतना नॉइजी वर्ल्ड है, इतना लोग क्विक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से दूर चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ही यही है कि सबको लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि सबको अगले हफ्ते तक रईस बनने गए, 30 साल में किसी को रईस नहीं बनने गया। तो मेरे को किसी ने बोला था एक बार कि भाई वेल्थ क्रिएट करने के लिए ना 15 साल लगते हैं, अगर आप जल्दी में है तो 25 साल लगेगा। आप जल्दी में है तो 25 साल लगेगा। तो वो थोड़ा ध्यान में रखने का है। देखिए, सी वी ऑल आर ब्लेस्ड। आपने ये सवाल पूछा उसके पहले मैंने बोला कि हम लोग बहुत नसीबदार लोग हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि इंडिया का ना 2-3 खास बात है जो लोग भूल जाते हैं। देखिए, एक तो 32 साल से जब से लिबरलाइजेशन हुआ, देखिए 1992 के पहले क्या था कि भाई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब था नहीं। तो मैं हमेशा हिस्ट्री 92 से गिनता हूँ। अब 92 से लेकर अभी तक 32-33 फाइनेंशियल ईयर हो गए। राइट। 32-33 फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो जीडीपी है उसका नॉमिनल ग्रोथ 12.5% है। 12.5% है, मतलब समझो 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ, 5 से 6% महंगाई का दर, तो 12.5% नॉमिनल ग्रोथ। खास बात क्या है, हमारे यहाँ पे जितना जीडीपी ग्रोथ है ना, वो सेंसेक्स निफ्टी की कंपनियों का ईपीएस ग्रोथ भी 12-13% है उतना। और 13 से 14% सेंसेक्स का अपना ग्रोथ है, मतलब कि सेंसेक्स प्लस डिविडेंड यील्ड। तो पहली बात जो हम लोग जिसको ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि हमारा शायद ही दुनिया में शायद ही ऐसे 4-6 कंट्रीज होंगे जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था में जो ग्रोथ होती है वो कंपनियों के मुनाफे में दिखती है, और कंपनियों का मुनाफा जब बढ़ता है तो शेयर बाजार में आपको आपके डीमैट में, फोलियो में वो दिखता है। सब दुनिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था में इजाफा नहीं है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था में इजाफा है लेकिन पूरा का सब गवर्नमेंट, क्रोनिज्म, पब्लिक सेक्टर उसमें चला जाता है। कई ऐसे हैं जिसमें कंपनियों का मुनाफा होता है लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर की कोई दरकार नहीं देता है, कोई रूल ऑफ द लैंड नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिपॉजिटरीज नहीं है, लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट, प्रमोटर चीट कर लेते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द रेयर कंट्री जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट्स इन प्रॉफिट ग्रोथ रिजल्ट्स इन योर स्टॉक प्राइस। तो 32 साल से तो यार सेंसेक्स ही 14%, मतलब हर 5 साल में औसतन हर 5 साल में तो इंडेक्स ही पैसा डबल कर रहा है। अच्छे समय में 3 साल में, खराब समय में 7-8 साल में, लेकिन औसतन हर 5 साल में तो इंडेक्स ही पैसा डबल कर रहा है भाई। इंडेक्स ही 5 साल में डबल कर रहा है तो स्टॉक लेना ही क्यों है? अब वो क्या है कि देखिए, सब लोग को ये वही मैंने बोला, सबको जल्दी जाने का है, सबको जल्दी है। हर 5 साल में पिछले 32 फाइनेंशियल ईयर में इंडेक्स डबल हुआ है। इंडेक्स औसतन, मतलब मैंने बोला तेजी में 3 साल में, मंदी में 7-8 साल में, लेकिन औसतन इंडेक्स डबल हर 5 साल में हुआ है। राइट। अच्छा, ये तो इंडेक्स का बात किया मैंने। अभी आप लोग इतना एनालिसिस करेंगे, बोलेंगे वाइटोक का फंड ले लो, XYZ ABC फंड ले लो, वो इंडेक्स से समझो 2-3-4% ज़्यादा देगा। राइट। अभी इसको भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप पहले तो क्या है कि डायरेक्ट इक्विटी जब करते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी करना चाहिए, लेकिन अपना वो पोर्टफोलियो अलग रखो, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग रखो। डायरेक्ट इक्विटी जब लोग करते हैं तो क्या होता है, डीमैट में इंडेक्स का रिटर्न, पोर्टफोलियो का CAGR, ये सब देखते नहीं है लोग। राइट। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप खुद इंडेक्स भी लेंगे तो भी 5 साल में डबल होता है। अच्छा म्यूचुअल फंड लेंगे तो उससे और रफ्तार से चलता है। अब अच्छा म्यूचुअल फंड लेंगे, लोगों को लगता है कि भाई ठीक है ना, 1-2% ज़्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो दिल्ली से आप हवाई जहाज में बैठते हैं, वो दिल्ली से जब हवाई जहाज, आपने बोला कि मेरे को राजकोट जाने गए, तो आपको पता है कि भाई हवाई जहाज में जब चलती है तो वो एक एंगल सेट करता है कि भाई इस दिशा में अपने को आने वाले 1500 किलोमीटर तक अपने को इस दिशा में ऐसा जाने का है, फिर बीच में बादल आएंगे तो थोड़ा डिटूर करेगा, बट किस दिशा में आने वाले 1500 किलोमीटर तक इस दिशा में अपने को चलना है, इस हाइट पे चलना है, ऐसे सेट करता है।
अभी दिल्ली से राजकोट जा रहा है, आप मेरे को बताओ 1 डिग्री गलत सेट कर दिया तो किधर पहुंचेगा? कराची। अभी तो हवाई जहाज का आप नाम ही मत लीजिए। तो क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि अरे 1-2% है, अपन खुद ही कर लेंगे। अरे भाई 1-2%, लेकिन 1-2% आने वाले 20 साल की बात हो रही है ना। तो एक एब्सोल्यूट टर्म में क्या कितना अमाउंट का फर्क पड़ जाता है अगर 15 की जगह 16% रिटर्न आ जाए? अरे करोड़ों में अंतर पड़ेगा ना। जैसे अब बात कर रहे थे 50,000 का SIP करेंगे आने वाले 20 साल तक, और वो 15% कंपाउंड करेगा तो कुछ 35 करोड़ होता है 30 साल तक। 30 साल में, हाँ 30 साल में 35 करोड़ होता है बराबर। 2% ज्यादा मिलेगा। 2% मतलब 15 की जगह 17 मिला 17% कंपाउंडेड फॉर 30 ईयर्स, वो 35 के बदले 55 करोड़ हो जाता है। तो अगर आपको मैंने इससे बोला 1,500 किलोमीटर, तो पैसा तो 50,000 ही गया। पैसा तो 17% से 2% से 20 करोड़ का डिफरेंस आ गया। तो ये ध्यान नहीं देते लोग। और दूसरा चीज मैंने क्या देखा कि लोग हमेशा अपनी लिक्विडिटी की नीड को ओवर एस्टिमेट करते हैं और टाइम होराइजन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप लिक्विडिटी की नीड को ओवर एस्टिमेट, लिक्विडिटी की ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए पास में, हाँ लिक्विडिटी की नीड को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसका एक मैं आपको परिणाम देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता है RBI की रिपोर्ट्स आती हैं कि लोग RBI में डिपॉजिट रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग RBI में डिपॉजिट 1 साल का रखते हैं और फिर उसको रोल ओवर करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल का डिपॉजिट कर दो। मैक्सिमम डिपॉजिट्स आर फॉर 1 ईयर एंड देन दे गेट रोल्ड ओवर। दिस इज एज पर RBI, इट्स अ फैक्ट। सो एक FD की लाइफ नॉट मोर देन 1 ईयर। ज्यादा से कीप ऑन रोलिंग, पीपल कीप रोलिंग कि भाई अभी 1 साल का करो बाद में देखते हैं। तो लिक्विडिटी को लोग हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपने टाइम होराइजन को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे अगर आप आज कोई यहाँ पे समझो 60 साल के एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, आप उनको पूछो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, बोलेंगे 3 साल 5 साल। अरे भाई इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 के ऊपर है। अगर हम 60 साल के भी है ना, तभी हमको आने वाले 25-30 साल का प्लानिंग करने का है, करेक्ट। और आपसे अगर आप समझो आप रिटायर हो गए, राइट, तो रिटायर हो गए तो उसके बाद तो मतलब आपको प्लानिंग तो 100 साल का करने का है ना, राइट। और अपने लिए नहीं तो फिर आने वाले जनरेशन के करने का है। अच्छा, जो लोग 25-30 साल के हैं अभी, जो अभी 30 साल के हैं, तो सिद्धार्थ में ऐसा रिसर्च चल रहा है कि आने वाले 10 साल में किडनी है ना, किडनी लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे। लेबोरेटरी में? यस, देयर इज अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक, written by a very famous author called Peter Diamandis. Okay. The future is faster than you think. Yes, the future is faster than you know. Okay. Peter Diamandis. आप देखो किस तरीके के मेडिकल में किस तरीके के रिसर्च हो रहे हैं, संशोधन जो हो रहा है मेडिकल साइंस में। भाई जो लोग आज 30 साल के हैं, right, वो लोग 100 से ज्यादा जीने वाले हैं। People who are 25-30 year old today, they will live more than 100. Yes. My son is 6 years old. I can tell you he will live 125 years. Seriously? Because of this मेडिकल साइंस आपको मरने नहीं देगा भाई। मेडिकल साइंस आपको मरने नहीं देगा। मेडिकल साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मरने नहीं देगा। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाले 25-30 साल में ये हमारा बॉडी है ना, 1-2 साथ में जनरेटर और 1-2 साथ में ऑर्गन अपन साइड पे लेके चल रहे रहेंगे साथ में। इट्स वेरी मच पॉसिबल। यू विल हैव सम पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड योर बॉडी, यू नेवर नो। तो इन्वेस्टमेंट का लोगों को लगता है कि भाई मेरे को अगले मंडे तक पैसा बनाने का है। भाई तुमको और 70 साल जीने का है, अगले मंडे को क्या है। तो आम इन्वेस्टर को फिर क्या ऐसा अपना बिहेवियर में क्या चेंज लाने चाहिए जिससे दे कैन अचीव दिस वेल्थ? आप कह रहे हैं कि वो एक क्रेडिबिलिटी आए, मन में स्थिरता आए कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। नहीं तो आपका और मेरा बहुत पैसा बनेगा, बिहेवियर चेंज नहीं होएगा। लेकिन किसी का नहीं होगा, आपका बहुत पैसा बनेगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बाकी किसी का बिहेवियर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले 20 साल में जैसे जो हमने सब लोग ने स्कूल कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो आपको पता है पिछले 20 साल में अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो ऐसे लोगों को दिया गया है जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं लास्ट 20 ईयर्स। हाँ, एक दो तो मेरे को याद है, डैनियल कैनेमैन और रिचर्ड थेलर। ये दोनों को नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी का नहीं दिया है, वो दोनों को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का दिया है। लेकिन वो लोग एक्सपर्ट थे ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर में एक्सपर्ट थे। तो बिहेवियर देखिए क्या होता है, शेयर बाजार में लोग हमेशा ऐसा जताते हैं कि इसमें बहुत गणित है। आप देखो टीवी में भी, मतलब
एकदम मतलब आप देखो सब हाईली एजुकेटेड लोग एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमको बताते हैं, ऐसा लगता है कि भाई अगर शेयर बाजार में नहीं होते तो शायद रॉकेट ही उड़ा रहे होते शायद, तो करेक्ट। तो इतना उसको बताया जाता है कि एज इफ इट इज कंप्लीट मैथमेटिक्स, इट इज कंप्लीट रॉकेट साइंस। लेकिन वॉरेन बफेट साहब ने भी बोला है कि भाई इसमें मैथमेटिक्स छठी कक्षा का चाहिए। अगर कोई चीज़ 14% से कंपाउंड होती है तो कितने साल में डबल होएगी। किसी चीज का वैल्यू अगर 5 साल के बाद 100 रुपया है तो आज उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। सिंपल गणित चाहिए। आज किसी चीज का वैल्यू 100 रुपये का है तो 5 साल के बाद उसका कितना होना चाहिए, राइट। कोई कंपनी आपको हर साल 10 रुपया देने वाले आने वाले 10 साल तक तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यही सब तो मैथमेटिक्स चाहिए ना अपने को। लेकिन जताया जाता है कि भाई इसमें बहुत रॉकेट साइंस है। तो मैथमेटिक्स कम है, बिहेवियर ही सब कुछ है। सब कुछ है। मार्च 2020 आता है ना तो सब लोग को लगता है कि क्या है, हर जगह स्टेटमेंट होता है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, राइट। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अदर्स, क्योंकि इसमें बोला है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है अदर्स, राइट। अभी सवाल ये बनता है अदर्स कौन है? हम लोग ही है ना जो सब। एब्सोल्युटली। क्योंकि मार्च 2020 में जो अदर्स थे वो तो डिसाइड कर ले कि भाई इस रात की सुबह नहीं है, निकलो अभी यहाँ से। 40% डाउन हो गया 3 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। अभी जो अदर्स मार्च 2020 में डिसाइड कर ले कि अपन लोग डायनासोर ये सब खत्म हो जाएगा, 1.5 साल में निफ्टी 8,700 का 18,500 हो गया। अक्टूबर 2021 आया, बोले क्या हो गया? अपना तो अमृत काल आने वाला है। यार अजीब आदमी है, तुम अभी बोल रहे थे तुम डायनासोर बन जाओगे, अभी बोल रहे हो तुम्हारा अमृत काल आने वाला है। इतना तो ईपीएस चेंज नहीं हुआ था, इतना तो कंपनियों का भी कमेंट्री चेंज नहीं हुआ था। कुछ चेंज हुआ ही नहीं था। कुछ चेंज नहीं हुआ। तो क्या होता है, खाली लोगों का, सही बोला आपने, कुछ चेंज नहीं हुआ था, खाली लोगों का मूड चेंज होता है। मूड चेंज हुआ था, वही संभाल लेगा। तो पोस्ट कोविड हमने देखा इतना, आशीष भाई, सोशल मीडिया नॉइज है। एक आम इन्वेस्टर को फुल टाइम सोशल मीडिया पे रहता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कैसे सोशल मीडिया से बचना चाहिए? अच्छा फंड सिलेक्शन में, अच्छा वेल्थ क्रिएशन में एडवाइजर्स का सुनना चाहिए क्या? उनको ऐसा सोशल मीडिया का इतना हाइप है आजकल, तो कैसे इसको मैनेज करें सोशल मीडिया हाइप को? देखिए सोशल मीडिया बहुत they are on, everyone is on मोबाइल फोन। बहुत यूजफुल है। एक इसके ऊपर भी किसी ने, एक नेट सिल्वर नाम के ऑथर है, इन्होंने किताब लिखा था बहुत साल पहले, सिग्नल एंड द नॉइज। सिग्नल एट द नॉइज। सिग्नल एंड द नॉइज। एंड द नॉइज। क्योंकि जो नॉइज होता है सोशल मीडिया हर जगह पे जो नॉइज होता है, कुछ तो नॉइज होता है लेकिन कुछ तो सिग्नल भी होता है, राइट। और आपने बहुत बढ़िया सीक्वेंसिंग किया। जैसे इसके पहले आपने बात किया बिहेवियर का, ये दोनों चीज़ों को आप जोड़ के देखो। आपको जो बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलती है उसमें आपको अनुमान लगाना चाहिए कि किस चीज़ में सिग्नल है मेरे लिए एज अ डिसीजन मेकर, एज अ इन्वेस्टर, किस चीज़ में मेरे लिए सिग्नल है और किस चीज़ को मैं नॉइज के नाम से बाहर कर दूं। वेरी वेल सेड, राइट। एंड बिहेवियर, देखिए ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में ऐसे तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये है ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स में कि, एंड सम चिंपांजीज ऑल्सो, लेकिन चिंपांजीज का आप केवाईसी नहीं कर सकते तो वो अपने को साइड पे रखते हैं अपन उसको। तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि हम लोग अपनी सोच के बारे में सोच सकते हैं। सी एनिमल्स जो है जो सोचते हैं वो करते हैं। हम लोग अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। right. मतलब मैं अभी इस चीज के ऊपर सोच सकता हूं कि मैं फिलहाल क्या सोच रहा हूं, राइट। और सही सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं, और ऐसे माहौल में पहले मैंने किस तरीके से सोचा था। तो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी किसी ने मेरे को बोला कि हम लोग को डिफेंस फंड में प्री आईपीओ, डिफेंस के स्टॉक्स में प्री आईपीओ करना चाहिए। एग्जांपल, ऐसा किसी ने मेरे को बोला कि डिफेंस में प्री आईपीओ करना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए तो मेरे को भी लगा यार बहुत अट्रैक्टिव है, बताओ कौन सा फंड है, मेरे को भी करना चाहिए। फिर 10 मिनट के बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मतलब कुछ तो मतलब अभी बहुत ही गर्म हो गया है ये, राइट। इट्स जस्ट एग्जांपल, इट मे बी राइट और रॉन्ग, लेकिन हमेशा ना अपने सोच के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि उससे आपको पता चलता है। और क्राउड के सोच के बारे में सोशल मीडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्राउड क्या सोच रहा है, आप अदर्स से अलग कैसे रहेंगे, राइट।
तो आपको जानना चाहिए ना अदर्स। सक्सेस तो यही है ना कि मैं अदर्स में नहीं आऊँ, मैं मार्च 2020 में बाइंग दुनिया करूँ, से हटके रहूं, मार्च 2020 में बाइंग करूँ और अक्टूबर 2021 में मैं प्रॉफिट बुक करूँ, तभी तो मैं अदर्स से अलग हूँ ना। तो अदर्स से अलग होने के लिए अदर्स क्या सोच रहे हैं उसको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना आपको। इन्वेस्टर्स के पास आशीष भाई 100 रुपया है तो उसको कब अपनी लाइफ स्टेज में थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर कब बड़ा करना चाहिए? हर लाइफ स्टेज में जितना भी पैसा, जिस पैसे पे आप सब लोगों को फियर बहुत है इक्विटी से, बट एट द सेम टाइम यू नो पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। नहीं सी फियर, देखिए ऐसा है कि फियर इवेंट्स का बहुत सारे रहता है। मतलब देखो, आप एक 40 मंजिल की बिल्डिंग में लिफ्ट में ऊपर तो चले जाते हैं, उसमें तो कोई फियर नहीं है। नहीं है। आपने उसका मैकेनिकल असेंबली, उसका हाइड्रोलिक पंप, उसका पुली, उसका ब्रेक देखा है क्या? कभी नहीं देखा है ना। नहीं देखा। बट आपको नहीं है उसका फियर, आप चले जाते हैं ऐसे 40th फ्लोर पे। ऊपर जाना ठीक है, नीचे आते तभी भी नहीं डरते लोग कि भाई इसका वो केबल कट जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, कोई राइट। तो फियर तो बहुत जगह पे है, राइट। फियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो मार्केट को भी उसी तरीके से समझना। जैसे मैं आपको एक फियर का एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में ना लोग एक दूसरे को बहुत डराते हैं। कैसे डराते हैं मैं आपको बोलता हूँ। और बहुत सारे लोग जो मीडिया में कमेंटेटर है वो भी डराते हैं। क्या बोलते पता है आपको? क्या? 100 का 50 हुआ तो 50% डाउन है, राइट। अब 50 का 100 करने के लिए 100% चाहिए, कैसे आएगा? बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत मुश्किल है, राइट। ये डराते लोग, डराते हैं। ये गणित ठीक है कि 100 का 50 हुआ तो 50% डाउन, 50 का 100 हुआ तो 100% अप। कैसे होएगा? ये गणित ठीक है, स्टॉक मार्केट के लिए गलत है। क्यों आपको बताता हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनियों का जब शेयर का दाम 50% गिरता है तो जाहिर नहीं है, जरूरी नहीं है कि ईपीएस 50% गिरता है। राइट। भाव गिरता है। भाव गिरा मतलब ये जैसा आपने कोविड का बोला था भाई, जितना भाव गिरा उतना ईपीएस नहीं गिरा ना, राइट। फट करके वापस आ गया। सो व्हाट हैपेंस इज दैट अगर 100 रुपए का शेयर 50% गिरता है तो आपको ये देखने का है कि भाई उसका ईपीएस किधर है, 50% गिरा कि नहीं गिरा, क्या? गिरा कि नहीं गिरा, कितना गिरा, राइट। गिरेगा क्या, रिकवर होगा क्या, राइट। तो विजुअलाइजेशन से, जैसे आप एक स्प्रिंग इमेजिन करो, 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, राइट। उसको आप 50% दबा दो तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, बराबर। उसको आप छोड़ोगे तो कितना बढ़ेगा वापस? 100% बढ़ जाएगा, राइट। 100% बढ़ेगा ना। yes. क्यों? क्योंकि जब एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो तो वो एनर्जी स्टोर करता है। जब शेयर का दाम गिरता है और ईपीएस उतना ही है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, करेक्ट, राइट। तो कोविड में क्या हुआ? शेयर के दाम गिरे, फिर पता चला ईपीएस में इतना तो नुकसान नहीं हुआ, ईपीएस भी रिकवर होगा तो शेयर प्राइस शूट हो गए, राइट। तो क्या है कि फियर तो हर चीज में है, लेकिन उसको जैसे वो लिफ्ट का असेंबली के बारे में थोड़ा बहुत अभ्यास किया ना लोगों ने, राइट। वैसा शेयर मार्केट में भी सही चीजों का अनुमान लगाओ, सही अभ्यास करो। When stock prices fall for a company which is profitable, if the stock price falls, it is comparable to a spring. It is not comparable to 50% down. आपका इस पे लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग का बहुत है, इस पे क्या एडवाइस है? एफएनओ ट्रेडिंग किसको करना चाहिए? किस टाइप के इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? See, actually मैं अभी कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं जनरली किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ। मतलब माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट वी शुड नॉट एडवाइस एनीबॉडी, राइट। क्योंकि सबका अपना अपना जर्नी है, राइट। देयर मे बी सम पीपल हु मे बी गुड एट इट, देयर मे बी सम पीपल जो दे आर नॉट गुड एट इट, लेकिन खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, राइट। तो उसको वो एक्सपीरियंस चाहिए जरूरी, और हर एक को हर एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि जैसे आपने बोला म्यूचुअल फंड, तो मैं तो म्यूचुअल फंड चलाता हूँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं डायरेक्ट इक्विटी करने आ गया, मैं उनको बोलता हूँ हाँ करके देखो, तभी उनको समझ में आएगा। देखिए अगर वो अच्छे हैं, राइट, वो अच्छे हैं तो अच्छा कर ही लेंगे, राइट। अच्छे की परिभाषा क्या है कि अपने आप इंडेक्स बीट कर सकते हो क्या, वो अच्छे की परिभाषा, वो अच्छे की परिभाषा है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड मैनेज करना आसान है कि डिफिकल्ट है, और वो हर 1-2% जो एक्स्ट्रा मिलता है उसका क्या वैल्यू है, वो तो आप खुद करोगे, कंपेयर करोगे तब पता चले। तो एफएनओ का भी ऐसा ही। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई किसी को ये मत बोलो कि ये मत करो। जितने भी यंग लोग हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई तुम एक्सपीरियंस ले लो, राइट। अगर तुमसे बन पड़े करो, लेकिन कभी इस तरीके से मत करो कि भाई तुम मैदान से बाहर हो जाओ। फिर डोंट बेट द हाउस, जैसे लोन लेके करना, लीवरेज लेके करना,
फिर क्या है, एक गलती हो गया, आप बाहर ही हो गए। थोड़ा मैनेज्ड हुए। मैनेज में मतलब ऐसा रिस्क, ऐसा जोखिम लो, ऐसा जोखिम लोगे जिसको बर्दाश्त कर पाओ, ऐसा जोखिम लोगे जिससे तुम गेम के बाहर हो जाओ। इधर हम बात कर रहे हैं कि 32 साल में हर 5 साल में इंडेक्स ही डबल करता है। राइट। अरे भाई, अगर तुम कुछ लीवरेज बेट ले लिए, कुछ एफएनओ कर लिए, तुमने पूरा पैसा तोड़ दिया, तो कैसे, क्या फिर आगे का तो आपने फ्यूचर ही खत्म कर दिया। राइट। फिर वो क्या हो जाएगा कि भाई नहीं, मार्केट हमारे लिए है ही नहीं, हम तो यहाँ पे आएंगे नहीं। तो ऐसा कुछ जोखिम मत लो जिससे आप गेम से बाहर हो जाओ। सो एक्सपीरियंस सब कर लो, ठीक है, जोखिम का कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आप और हम बात करके लोगों को बोलेंगे नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उससे वो तो प्रीचिंग हो गई ना। प्रीचिंग से क्या होता है, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस लेंगे। राइट। तो एक्सपीरियंस लो, लेकिन जोखिम ऐसा मत लो कि भाई तुम उसको झेल नहीं पाओ। एक आशीष भाई, रूल ऑफ कंपाउंडिंग बहुत पॉपुलर है मार्केट में, थोड़ा बताएंगे क्या होता है रूल ऑफ कंपाउंडिंग? देखिए, यही है कि लोग है ना, हम लोग जो ह्यूमन माइंड है, हम लोग को स्कूल में मैथमेटिक्स सिखाया गया है, तो किसी कारण से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सिखाया गया। साथ में ये भी सिखाते कि भाई 1 2 4 8 16 32 64 128 256 51 2024 ऐसे सिखाते हैं, तो फायदा होता है अपना। बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। तो वो सिखाया नहीं है। आज मैं आपसे वही पूछ रहा था कि ये 12% मैं भी 1024 तक जाके रुक गया। हाँ, तो ये जरूरी है। तो ये 1 2 4 8 16 32 क्यों इम्पोर्टेंट है? ये तो 1, और जो अनिल कपूर साहब ने गाना गाया 1 2 का 4, वो तो ठीक है मजाक में गाया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है भाई। गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से 1 2 का 4 कैसे करने का, तो उसके लिए कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अकबर बीरबल का कहानी भी है जो शायद बहुत लोग को पता नहीं है। वो पता है, एक था कि राजा होता है, वो किसी एक जो उसके कंट्री का बंदा होता है उसको बहुत खुश हो जाता है। बोलता है मांग क्या मांगता है? बोले राजा मेरे को आपसे कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, आप तो एक शतरंज का टेबल, चेस का बोर्ड लेके आओ। राइट। और एक काम करो, जो 64 स्क्वायर है ना, बराबर, मतलब पहले वाले में राइस का 1 दाना रखो, दूसरे वाले में राइस के 2 दाने रखो, तीसरे वाले में 4 दाने रखो, चौथे वाले में 8 रखो। बोले मेरे को इतना ही चाहिए, मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपसे। वो 64th वाला जो स्क्वायर है उसमें दाने रखता है, उसने में तो पूरा साम्राज्य उसका हो गया, ले लेता है वो। राइट। तो ये समझने का बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग कैसे होता है, और मार्केट में हुआ है। अगर मैं आपको बोला कि भाई 32 साल में 14% कंपाउंडेड है, भाई 32 टाइम्स या 34 टाइम्स तो मार्केट कंपाउंड हुआ है। 1 करोड़ का 32 करोड़ मार्केट में हुआ है पिछले 30 साल में। 32%, 32 times in 30 years. Exactly 30 years if you take, it is 32 times. In 30 years. In 30 years. So 1 करोड़ का 10 साल में 10 करोड़ हो गया। So अगर आप 1992 से लेकर के पिछले साल तक गिनेंगे 14% कंपाउंडेड, राइट? तो अपन ही गिनते हैं कि भाई 14% कंपाउंडेड होएगा, तो 1992 से 1997 में 1 का 2 होएगा, 2002 में 4 होएगा, राइट? 2007 में 8 होएगा, 2012 में 16 होएगा, 2017 में 32 होएगा, राइट? उस तरीके से आप गिनते जाओ। तो दैट इज द रेट एट विच मनी इज एक्चुअली कंपाउंडेड। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, समझो कि अगर मैं घर पे जाऊंगा अभी और अपनी मम्मी को पूछूंगा कि 1990 में क्या कर रहे थे आपके पास, मतलब वो बोलते हैं ना 10,000 रुपये का विप्रो क्यों नहीं। तुम अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी बोलेगी भाई तभी तो विप्रो तेल बनाता था, मेरे को क्या मालूम तू क्या बात कर रहा है। और 10,000 रुपये नहीं था, वो भी फैक्ट है भाई, नहीं था, राइट? मैं सोचता हूँ मेरा लड़का 6 साल का है, राइट? वो क्या पूछेगा मेरे को 30 साल बाद, बोलेगा बोले भाई तो तू तो पूरे गाँव में जाके भाषण दे रहा था, तूने क्या किया? तो वो तो मांगेगा ना हिसाब, आपकी बेटी मांगेगी ना हिसाब आपसे। बोलेगे आप भी तो सबको बता रहे थे, आपको तो पता ही था, बताओ भाई 30 गुना किधर है मेरा, फिर क्यों नहीं किया? हाँ, फिर तो अपने को, सबको, अपने आने वाले जनरेशन को कम से कम 30 गुना का हिसाब देने का भाई। रामदेव जी ने एक बार बताया था 25% की गणित से कि 1 करोड़ अगर आपने लगाया, इन 10 years it will become 10 crores, 10x, yes. In 20 years it will become 1000 करोड़। हाँ, वो गिनती, हाँ, exactly. आप 1 साल से 10 साल में 1000 करोड़ पहुंचे, बट आप 20 साल के अंदर 1000 करोड़ पहुंचे, एंड इन 30 years 1000 करोड़ विल गो टू 10,000 करोड़। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, तो ये कंपाउंडिंग गिनना, जब तक आप गिनोगे नहीं इसको, अब बिलीव नहीं करोगे ना।
लोग आमतौर पे 12-14% बोलते हैं, 5 साल में डबल ऐसे बोलो तो आपको समझ में आएगा 10 साल में 4 गुना होता है। राइट। वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी सोचेगा बोले क्या ऐसे ही बड़े बड़े नंबर बोल रहे हैं, बट भाई ये तो हकीकत है, ऐसे ही होता है लाइफ में। 1 2 3 4 नहीं होता है, 1 2 4 8 16 नहीं होता है। अभी वाइटोक कैपिटल में आशीष भाई आप लोग कहाँ बुलिश है, कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं 2-3 इयर्स के लिए, एंड वेयर डू यू सी मार्केट्स फ्रॉम हियर? सो सी आई गिव यू माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द सेक्टर्स जो आपने बोला, बट एट द सेम टाइम हम लोग की जो फिलोसफी जो मैंने बताया कि भाई हम लोग पोर्टफोलियो अपना करस्पॉन्डिंग इंडेक्स बीट करने के लिए मैनेज करते हैं, और इंडेक्स में हर एक सेक्टर है। राइट। तो हम लोग हर सेक्टर में से जो चुनिंदा कंपनीज है, क्योंकि देखिए क्या है, कब कौन सा सेक्टर चलेगा, किस तारीख तक चलेगा और फिर कौन सा सेक्टर चलने लगेगा, राइट, वो फोरकास्ट कर नहीं सकते, और हम उस फोरकास्ट में पढ़ते भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, समझो कोई सेक्टर अच्छा है जिसके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, तो उसमें शायद अपना ओवरवेट होएगा, मतलब ज़्यादा एलोकेशन होएगा। कुछ सेक्टर जो समझो कि भाई पूरी रिसर्च करने के बाद उसमें अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं, तो वो समझो अंडरवेट होएगा। लेकिन अगर एक सेक्टर का इंडेक्स में 15% है तो हम 0 या 30 नहीं करते, राइट, 10 और 20, मतलब कुछ एक Balance. डिसिप्लिन रखते हैं। राइट। और जो सेक्टर खराब भी लगता है उसमें से भी हम रिलेटिव बेसिस पे कौन सी कंपनियां बेटर करेंगी उनमें इन्वेस्ट कर देते देखो, इसका मैं प्रमाण देता हूँ आपको। 2018 में कोई फार्मा खरीदने को तैयार नहीं था, राइट, लेकिन 2019-20 में फार्मा बहुत चला। तो 2018 में फार्मा कौन खरीदेगा? जो डिसिप्लिन रखेगा कि भाई इंडेक्स में 6 से 7% फार्मा है, मेरे पास होना चाहिए। मेरे को अच्छा नहीं लगे तो भी 2-3% भाई, क्योंकि पूरा सेक्टर खराब करेगा तो भी डोमेस्टिक फार्मा है तो अच्छा किया ना। राइट, राइट। तो हम लोग वो डिसिप्लिन रखते हैं। हम लोग कहीं पे भी ऐसा टॉप डाउन के यही सेक्टर चलेगा ये नहीं चलेगा ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग हर एक की रिसर्च करते हैं, हर एक की एनालिसिस करते हैं, कुछ में इंडेक्स से ज़्यादा वेटेज, कुछ में कम वेटेज, सब। बट आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। योर क्वेश्चन वाज कि भाई ये सब ठीक है, आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्या है कि भाई फिर भी कुछ लोग तो चाय में बिस्किट डुबा के खाते हैं, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन ठीक है, लेकिन सेक्टर कौन सा चलेगा? सी आई फील 3-4 थिंग्स। वन इज ना, जो मैन्युफैक्चरिंग का हम बात करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बन के रहेगा। मतलब बहुत लोगों को बहुत ऐसे डाउट्स है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होएगा, ये हमारा कैपेबिलिटी नहीं है वगैरह। मुझे कॉन्फिडेंस है कि होएगा। तो क्या है कि कभी कभी लोग रेलवे की बात करते हैं, इंफ्रा, डिफेंस, ये सब बात करते हैं, वो सब सेक्टर्स हैं, राइट। बट ओवरऑल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, R&D, प्रोडक्ट डिजाइन है, आप कोई सा भी डिफेंस है, राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग विल बी वन। अभी उसमें कौन सा सब सेक्टर बहुत चल गया, कम चला, वो स्टॉक पिकिंग हमको करना है, बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स मैन्युफैक्चरिंग यू आर बुलिश फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। देन हमारा इंडस्ट्री, जिसको हम हमारा इंडस्ट्री इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं, लोग बैंक पे आके NBFC के यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं बैंक NBFC की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी चलो अट्रैक्टिव है, लेकिन आप लंबे अरसे की बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट मतलब एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, एक्सचेंजेस, सारे इसके एंसिलरी सब। फिर तीसरा अगर मेरे को आप बोलेंगे तो जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, मतलब साबुन, शैम्पू, बिस्किट, टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। जिसको डिस्क्रेशनरी मतलब फैशन, रिटेल, अपैरल्स, फुटवेयर, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महंगी चीज़ें थोड़ी। क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग पिछले 15 साल में पुअर कंट्री से लोअर मिडिल क्लास पहुंचे, राइट। आने वाले थोड़े समय में हम लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास पहुंचेंगे। तो अभी हमारा पर कैपिटा इनकम समझो $2500-2800 है, आने वाले थोड़े समय में वो $6000 होएगा। तो जब पर कैपिटा इनकम $6-7 होता है ना, तो 140 करोड़ लोग मिडिल क्लास नहीं बनते, उसमें से लाखों की तादाद में लोग रईस बनेंगे, अपर मिडिल क्लास बनेंगे। तो उससे ये ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब फास्ट फैशन, ईटिंग आउट, ये सब, सो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। फिर आप देखिए जैसे हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में भी आप देखो, पहले हेल्थ केयर क्या होता था, 3-4 बड़ी कंपनियां, बड़ी फार्मा 3-4। अब क्या हो गया, US डोमेस्टिक, ब्रांडेड, जेनेरिक, CRO, CDMO, ये GLP, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल सप्लाई, बड़ा बुफे हो गया। हॉस्पिटल्स भी अभी चेन बनने लग गए, डायग्नोस्टिक्स भी अभी चेन बनने लगे, ऑर्गेनाइज होने लगे, मोर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रचलन बढ़ गया, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, तो इससे भी सेक्टर एक्सपांड हो गया। देखिए 20-30 साल पहले तो कई बार ऐसा होता होगा कि लोगों को पता ही नहीं कि उनको क्या बीमारी है, राइट। अब थोड़ा अवेयरनेस भी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब चीज़ें भी
एजुकेशन बढ़ता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है, राइट। तो आई थिंक ये भी स्पेंड जो है ना हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर का बढ़ेगा। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड डिफेंस। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इज अ सब सेक्टर, आई वुड से इट्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एंड हेल्थ केयर। सो आशीष भाई, ये सेक्टर्स आप बुलिश हैं। वाइटो कैपिटल में जो भी फंड्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे एक स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता होगा। सो कुछ ऐसी बारीकियां जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हैं क्या? सी 2-3 थिंग्स हम लोग जो करते हैं। सबसे पहला चीज, हम लोग जब किसी कंपनी का जैसे जो मारवाड़ी बिजनेसमैन है ना, राइट, बिजनेसमैन इसको बहुत बढ़िया समझते हैं। हमेशा कंपनी का जब वैल्यू करते हैं ना, तो बाजार में कंपनी की वैल्यू ईपीएस पे होती है, अर्निंग पर शेयर पे होती है, राइट, या प्रॉफिट पे होती है। हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन फ्री कैश फ्लो पे करते हैं, और फ्री कैश फ्लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के बाद, मतलब भाई कंपनी का अगर प्रॉफिट, तो हम लोग पहले तो देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो में कितना आता है, और दूसरा फ्री कैश फ्लो में जितना पैसा लगा है ना धंधे में, उसका 12% पहले अलग करते हैं। 12% पहले अलग? हाँ, क्योंकि 12% तो भाई आपने कैपिटल लगाया, तो 12% तो आपके हक का है ना। मतलब समझो बिल्डिंग भाड़े पे देंगे तो 8-10% ऐसे ही आ जाएगा, बैंक में पैसा रखेंगे तो 7-8% ऐसे ही आ जाएगा। ये हिंदुस्तान में 12% क्यों चलता है? ये क्यों 10 नहीं है, 12 क्यों? साइकोलॉजी है इतना बड़ा? हाँ, तो इसका साइंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। देखिए, क्योंकि क्या है कि इंडिया में लंबे अरसे से गवर्नमेंट का जो रिस्क फ्री रेट है, जिस रेट पे गवर्नमेंट बोरो करती है, अब तो चलो वो 6.25 पे आ गया, वो तो काफी नीचे आ गया। हाँ, अभी नीचे आया है, लेकिन देयर इज अ नोशन कि भाई 6.5 से 7% अगर गवर्नमेंट का रेट है, और जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं या रिस्क लेते हैं, उनको एक इक्विटी का रिस्क प्रीमियम मिलता है। तो रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन, प्लस हाँ इन्फ्लेशन ले लो या इक्विटी, एक्चुअली यू शुड टेक इक्विटी का रिस्क हर एक कंट्री का। जैसे यूएस के एक बड़े दिग्गज प्रोफेसर है अश्वत्थ दामोदरन, ये हर कंट्री का इक्विटी रिस्क प्रीमियम कंप्यूट करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस, हर कंट्री का अलग होता है। हर कंट्री का। तो इंडिया का ऐसा अनुमान है कि भाई 5 से 6% रिस्क प्रीमियम है, राइट। तो वैसे तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड प्लस अपना इन्फ्लेशन जैसा आपने बताया, प्लस रिस्क प्रीमियम, तो ऐसा कान पकड़ो, ऐसा तो अपना 10 ईयर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड प्लस अपना इन्फ्लेशन पकड़ेंगे तो करीब करीब अपना 10 ईयर बॉन्ड आना चाहिए। अपना 10 ईयर बॉन्ड 6.5 से 7% है, उसके ऊपर आप रिस्क प्रीमियम लगा लो 5-6%, तो 12%। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि भाई कंपनी जब प्रॉफिटेबली एक कंपनी का प्रॉफिट का अनुमान जब हम करते हैं, तो प्रॉफिट का जो अनुमान करते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो 12, एक तो वो फ्री कैश फ्लो बेसिस पे करते हैं, दूसरा सबसे पहले तो भाई 11-12% उसमें हटाओ, क्योंकि ये तो अपने हक का है, ये तो अपने हक, रिस्क लिया तो इतना तो बनना चाहिए। इसके ऊपर कंपनी क्या बनाती है, उस पर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। सो फ्री कैश फ्लो हो गया। तो धंधा वही करो जिसमें फ्री कैश फ्लो बेसिस पे रिटर्न 11-12% से ऊपर आए। और धंधे ने क्या प्रोड्यूस किया है? धंधे ने वही प्रोड्यूस किया है जो एक्सेस फ्री कैश फ्लो है आफ्टर रिमूविंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्लियर कट एक एलिमेंट हो गया, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं ऑप्को फिनको, हम लोग का वैल्यूएशन मॉडल है। क्या बोलते हैं? ऑप्को फिनको, ये हमारा वैल्यूएशन मॉडल है। सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया, यूनिक पार्ट बारीकियां ये है कि भाई हम लोग हर कंपनी का, जैसे मैंने बताया 34 एनालिस्ट हैं, 1000 कंपनी का हम लोग खुद बॉटम अप एनालिसिस करते हैं। We are not depending only on investment bankers. Investment bankers and brokers are very important for us. They are our partners. But we do our own research. कई सारी कंपनियां हम ऐसी खरीदते हैं जिसको कोई कवर नहीं कर रहा है, वो हम खुद कवर कर रहे हैं। एकदम अनहर्ड कंपनीज भी खरीदती है। मतलब 2000 करोड़ मार्केट, मतलब फंड हमारे कॉर्पस भले 90,000 करोड़ के ऊपर है, लेकिन 2000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी में 200 करोड़ भी इन्वेस्ट खरीद सकते हैं, राइट। सो पूरा बॉटम अप रिसर्च है। अच्छा, हर कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बॉटम अप वैल्यूएशन, ये हम करते हैं। अच्छा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने के बाद भी पोर्टफोलियो हम डाइवर्सिफाइड रखते हैं। और लास्ट चीज जो मैंने आपको बोला कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए इंडेक्स को बीट करने के लिए, राइट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस पोर्टफोलियो इज नॉट लिस्ट ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, राइट। पोर्टफोलियो इज अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड टू बीट द इंडेक्स। तो आशीष भाई, इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं वाइटोक पे, फैमिली प्रेशर होता होगा, बच्चे हैं, कैसे मैनेज करते हो? मैं आपको एक मैं जोक, इतना संडे को भी आए, ट्रैवल किए, मैं जोक बोलता हूँ, आई टेल यू जोक। आज के मतलब मेरा सन परमिशन मिली नहीं मिली आ जाने की? परमिशन है, आपका कंप्लीट परमिशन है। कभी कभी लोग खुश भी रहते हैं ना अगर बाहर रहते हैं, तो मतलब मैं 3 हफ्ते बाहर रहता हूँ, तो थोड़ा
पीसफुल रहता ना मतलब। So see, my son is 6 years old. I'll tell you something very funny he said. Yeah. So he said that कुछ तो बोला कि भाई हमको ये गाड़ी खरीदना चाहिए। तो मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि कार के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। कार के ऊपर नहीं खर्चना चाहिए, ऐसा मेरा बिलीफ है। ओके, ठीक है, मतलब वैसे मेरे को एयरपोर्ट आना जाना होता है तो क्या करना है, बट एनीवे सो मैंने बोला कि बेटा किसी कारण से मैंने बताया कि बेटा वी नीड टू सेव मनी एंड देन वी नीड टू बाय दिस कार आफ्टर 2 years, ऐसा कुछ तो मैंने बोला। राइट। बोला बट यू कैन वर्क लिटिल बिट मोर नो, थोड़ा और काम कर लो, थोड़ा और काम कर लो, गाड़ी जल्दी लेके आ जाओ। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट एज अ जोक कि भाई आजकल के जो जनरेशन है बहुत स्मार्ट है। बोले बाप अगर घर पे बैठा तो बोले अपना तो मीटर बंद हो गया भाई, तू घर पे क्यों बैठा है। सो दैट आई एम सेइंग मोर एज अ जोक, बट मेरा बेटा मेरे को मिस भी बहुत करता है, एयरपोर्ट पे लेने आता है मेरे को, मैं जब जाता हूँ। तो कैसे मतलब इतना बड़ा आपका फाइनेंशियल जर्नी रहा है लास्ट 20-25 years, देयर मस्ट बी सम मोमेंट्स वेयर you feel very challenged. How you have handled all this? चैलेंजिंग देखिए क्या है कि चैलेंजिंग ये होता है कि बिकॉज यू आर मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी। या और हमेशा ना देखिए हम खुद के पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है, खुद के पैसे की वैल्यूएशन की चिंता नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने बताया कि मेरा कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर। लेकिन क्या होता है कि हर 5 साल 10 साल में 1-2 बार ऐसा होता है, और हम जैसे मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, मैं कंटिन्यूसली बाहर रहता हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ। तो जब जैसे कोविड टाइप का जब माहौल आता है ना, तो आप दिन भर ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनका 10 का 6 रुपया हुआ है, राइट। और सबकी अलग अलग समझ है, सबकी अलग अलग चैलेंजेस हैं, राइट। तो व्हेन यू आर मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम that why that 10 rupees, 7 rupee, 8 rupee or 6 rupee and why they should not worry। देखिए क्यों आपको डरना नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो डाउन आ जाए तो। हाँ, क्यों आपको भरोसा रखना चाहिए। तो मैंने क्या देखा इसमें भी है ना, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा इसमें भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गणित बहुत यूज करते हैं, राइट। समझो अभी कोविड का माहौल है, मैं आपको एक लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। एक साहब से मैं बात कर रहा था, अब ये हमेशा पैसा ब्याज पे लगाते थे, किसी ने इनका पैसा 2018 में स्मॉल कैप फंड में लगवा दिया। इंटरेस्ट पे लगाते थे पैसा? पहले इंटरेस्ट पे लगाते थे, खुद की एनबीएफसी थी। हाँ। इंटरेस्ट पे पैसा देते थे लोगों को, राइट। किसी ने 2018 के तेजी में इनका पैसा लगवा दिया स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड जब पैसा लगा तब तो मैं मिला नहीं था, मैं पहली बार सीधा बात किया मई 2020 में, जब 10 का हो गया 6 कोविड के बाद। कोविड के तब हम उनको बता रहे हैं कि भाई देखो पी मल्टीपल इतना कम हो गया, कंपनियों का ईपीएस ऐसा वैसा। बोले भाई ये सब मेरा काम ही नहीं है, मेरे को आप क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इधर कैसे आया मेरे को पता ही नहीं है, तो मेरे को तो अभी निकलने का है, तो सारा गणित तो नहीं समझ में आया। तो फाइनली मैंने बोला कि सर ये सब सही बोल रहे, चलो ये आपका काम नहीं है, ये गणित आपका काम का नहीं, अभी एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ ना इसमें रुक जाओ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये आपने मेरे से बात कर लिया, अभी भले आपको कुछ समझ में नहीं आती, आपका काम नहीं, लेकिन जब तक अभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी अगले साल निकालना, 6 महीने बाद निकालना, अभी रुक जाओ। बोले ये समझ में आता है, ये कर सकते हैं। सब चीज़ गणित से नहीं होता है। और स्ट्रेस कब होता है, जब आप दूसरे लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं और आप उनके लिए अकाउंटेबल हैं, आप अपने दिल साफ है आपका, आप सब सही कर रहे हैं, जैसा होना चाहिए वैसा आप कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का आपको भरोसा जीतना है, भरोसा रखना है, उसका इमोशन भी कंट्रोल करना है ना। देखिए जब इमोशन होता है ना, एब्सोल्युटली, इंसान सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग में और लाइफ में सबसे बड़ी गलतियां तभी होती है जब इमोशन आता है। जैसे शादी कर लेते हैं लोग, वो इमोशन में होता है ना, इज द बिगेस्ट इमोशनल डिसीजन ना, तो वैसा है। तो आपकी कोई ऐसी पर्सनल, आपने बहुत सोच के बोला, बराबर है। आपकी कोई ऐसी पर्सनल बात जो इन्वेस्टर्स को नहीं पता है, आपके जितने भी वाइटॉक के इन्वेस्टर्स है, कि आशीष भाई की ये पर्सनल हैबिट जो नहीं पता हो? एक तो नहीं पता रहेगा कि मैं इंजीनियर क्यों बना। हाँ। वो आज पता लगा। बट जैसे एक बार ना मेरे को किसी ने पूछा था कि भाई आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो मैं तो पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। लेकिन इक्विटी के साथ साथ मैं जनरली स्पीकिंग आई एम वन ऑफ द पीपल हु इज बुलिश ऑन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हाँ, तो लोगों को ये बहुत ही अटपटा लगता है। हाँ, मतलब इक्विटी रियल एस्टेट का मेल मिलाप नहीं है। हाँ, लेकिन एक्चुअली मेल मिलाप है, क्योंकि कैसे? तो मुझे हमेशा लोग ये पूछते हैं, नहीं नहीं, सो एक्चुअली क्या है, जो लोग हमारे मार्केट में ना इक्विटी में जो है, म्यूचुअल फंड में, वो दो चीज़, वो हमेशा लोगों को बोलते हैं रियल एस्टेट में पैसा मत लगाओ। वो पर्सनली मेरे को लगता है गलत है,
क्योंकि 2008-10 से लेके 2020 तक जो रियल एस्टेट में हुआ वो अलग चीज़ है। उसमें रेरा, डिमोनेटाइजेशन, बैंकों के एनपीए, एक्सेसिव सप्लाई, बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आर्थिक व्यवस्था पे बुलिश है ना, और अगर इकोनॉमी पे बुलिश है और इक्विटी मार्केट पे बुलिश है, तो रियल एस्टेट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गांव के बाहर कहीं जाके जमीन खरीद लो, वो रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोमिनेंट रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, या मॉल्स, रिटेलिंग, ये सब आप देखो कितने रीट इन्वेट कितने आ गए। ये यूएस में भी हुआ है रियल एस्टेट में। एट द सेम टाइम व्हेन इकोनॉमी वेंट अप, Commercial equities real went estate, up, commercial it real happens estate. in China also. कमर्शियल रियल एस्टेट बिकम वेरी बिग। देखिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट तो ठीक है, अलग अलग लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, अलग अलग चीज़ें, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है इतने बिजनेसेस बनेंगे, दुनिया भर के ग्लोबल कैपिटल सेक्टर, आपको ये बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, ये सब है क्या? पूरा कमर्शियल रियल एस्टेट है। Yeah. Today commercial real estate in India is owned by all the big foreign companies, right? Warehousing है, retailing है, malls हैं, hotels हैं, hospitals हैं, So commercial real estate है। So I feel that कि किसी भी चीज का ना ये चलेगा ये नहीं चलेगा ऐसा मेरा कोई रूल नहीं है। I believe that सक्सेस के लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए। राइट। चलिए, आप अगर यहाँ मतलब फाइनेंस में नहीं होते तो क्या कर रहे होते अभी? स्टॉक मार्केट्स में नहीं होते? हाँ, तो शायद मैं टीचर होता या तो लॉयर होता। ये अनिल सिंघवी जी ने भी बोला था, मैं टीचर होता अगर हाँ, या तो टीचर या तो लॉयर। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि थी? नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील आई एम ओपन माइंडेड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक चीज सिखाता है आपको जैसे लाइफ में भी बड़े बुजुर्ग ने बोला ना, दुनिया गोल है, राइट, या इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इज द वर्ल्ड इज ग्रे, या लाइफ इज ग्रे। तो सही गलत मार्केट में, सही गलत ऐसा नहीं है। मार्केट में केवल ये है कि कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए। हाँ, मतलब एक भाव में एक चीज सही है, उसी भाव में दूसरी चीज गलत है, या एक चीज एक भाव पे सही है, वो सेम चीज दूसरे भाव पे गलत हो सकता है। सो आई थिंक दैट you need to be open minded. That is very important. We can have some Q&A. We like to have some Q&A. Sure, my pleasure. Yes. I'll wind up the podcast. Thank you, Ashish bhai. It's you. Privilege hosting you at Sunday in Byawar, India's first Dalal Street studio. Thanks for coming and thanks for giving time on Sunday. Thanks a lot. Thank you. जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वॉलंटियर्स, आशीष भाई बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और आपकी कोई भी पर्सनल सवाल आप पूछ सकते हैं बिंदास। सर, आपने काफ़ी सारे सेगमेंट्स की बात करी, आपने लास्ट में प्रॉपर्टी की भी बात की। सर, टैक्सेशन इन इंडिया को आप किस तरीके से देखते हैं? एज ऑन, मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ इस सवाल को कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सब्जेक्ट है ये अभी थोड़ा बढ़ गया, तो ये कैसे आगे चलेगा सर? इस पे थोड़ा सा बताइए ना। हमारे यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जिस तरीके से टैक्सेशन जा रहा है, जैसे एक चीज़ हम लोग ने सिद्धार्थ भाई के साथ बात कर रहे थे, अभी क्या बोला कि भाई हम लोग पुअर कंट्री से लोअर मिडिल क्लास चले, लोअर मिडिल क्लास से हम लोग मिडिल क्लास की तरफ। और हमारे कंट्री में क्या है कि रिच और पुअर ये डिफरेंस भी है काफ़ी, क्योंकि 142 करोड़ लोग। अब क्या है कि पॉवर्टी, मतलब ऐसे काफ़ी करोड़ लोग हैं यहाँ पे जिनको मुफ्त का अनाज, मुफ्त का एजुकेशन, राइट, मुफ्त का मेडिसिन, ये सब दे रहे हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमको अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, या पूरे देश के जितने भी लोग हैं, अगर हमको ऐसा लगता है कि ये सबको प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये सबको आगे जा कर के कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सबको आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, हमको अगर ऐसा लगता है, तो हमको उनको मुफ्त का अनाज, मुफ्त का एजुकेशन और मुफ्त का मेडिसिन देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को ये नहीं पता है कि कल का रोटी कहाँ से आएगा, वो एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी के बारे में सोच ही नहीं सकता ना। अगर मेरे को पता ही नहीं कल का रोटी कहाँ से आने वाला है, तो मैं एजुकेशन का कैसे सोचूं? राइट, स्कूल में कैसे जाऊं? राइट, मैं कैसे अपना फ्यूचर का बात करूं? तो एक चीज़ ये है कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन इतना बड़ा है और डेवलपमेंट का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों को हमको सपोर्ट करना पड़ रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि उनको अगर हम बेसिक सपोर्ट नहीं देंगे तो वो लोग अपना फ्यूचर
नहीं बना पाएंगे। दूसरा चीज़, जब हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आप अभी आप टैक्सेशन के बारे में सोचो। पहला तो हमको टैक्स कलेक्शन चाहिए, राइट। दूसरा चीज़, जो लोग कम इनकम पे हैं वो लोग पॉवर्टी में नहीं जाना चाहिए, और जो कम इनकम पे है उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसलिए व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग, इनकम टैक्स में रियायत दे रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन का जो टैक्स है जीएसटी वो बराबर कलेक्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स में रियायत दे रहे हैं, काफ़ी करोड़ लोगों को चीज़ कुछ मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जो लोग शेयर बाजार में या कैपिटल गेन्स में पैसा बना रहे हैं उनसे टैक्स कर रहे हैं। तो ये तो फेयर है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट। बिकॉज सब लोग वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन कंट्री। लास्ट थिंग विच आई टेल यू, मेरे को ऐसा कोई गलत फहमी है ही नहीं कि समझो कि आपका हमारा कुछ पैसा बनता है, समझो हम कुछ कमाते हैं। अभी 50 बार तो मैंने इंडिया के आर्थिक व्यवस्था का जिक्र कर दिया, तो इंडिया के आर्थिक व्यवस्था में क्या हम दो लोग हैं क्या? पूरा इंडिया है ना। तो वी आर मेकिंग आवर वेल्थ इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम। वो सिस्टम में 140 करोड़ लोग हैं, इसीलिए हम लोग को बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये फ्यूचर है, ये कंजम्पशन है, ये फलाना फलाना, ये सब जो हम लोग बोलते हैं। वी आर मेकिंग मनी और वी आर अर्निंग बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम। वी वॉन्ट द सिस्टम टू रन। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये टैक्स, मतलब यू कैन ऑलवेज कीप डिस्कसिंग कि भाई 10% होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, पिछले साल क्यों बढ़ाया, अगले साल क्यों नहीं बढ़ाया, ये सब डिस्कशन और डिबेट अपन कर सकते हैं, लेकिन टैक्स तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। एंड वी नीड, अगर नहीं करेंगे तो अलग प्रॉब्लम होएंगे, फिर ये सिस्टम भी ऐसा नहीं रहेगा, राइट। सो जितने 2-3 चीज़ें, एक तो टैक्स होना चाहिए, दूसरा चीज़ कि भाई जिसके पास वेल्थ है उसको अपना वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहिए। क्यों, मैं आपको बता, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपके सवाल का पार्ट नहीं बट ये रिलेटेड चीज़ है कि सबको टैक्स भी देना चाहिए और सबको अपना वेल्थ मैक्सिमाइज भी करना चाहिए। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, एक बार मैं एक जगह पे इक्विटी के बारे में ऐसा डिस्कशन चल रहा था, एक साहब ने मेरे को बोला, बेटा तुम्हारा सब डिस्कशन सही है, लेकिन अब मैं रिटायर हो गया, मेरी उम्र 81 ईयर्स है और मेरा पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है, तुम्हारा ये सब भाषण सुन के मैं क्या करूँगा? बोला, अंकल आपने कभी सोचा है कि अगर आप 81 साल के आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है, हाँ, ऐसा कोई दिग्गज मैनेज करेंगे तो वो 81 का 85 होते होते 100 का 200 हो जाएगा। तो बोले, तो मैं क्या करूँगा उसका, फिर मैं क्या करूँगा? बोला, अंकल 99.99% के पास तो पहला 100 ही नहीं है। जो 0.001% के पास पहला 100 है वो बोल रहा मैं क्या करूँगा। अरे आप ऐसा सोचेंगे तो बाकी के 99.9999 क्या करेंगे? तो जिसके पास पहला 100 है उसका तो उत्तरदायित्व है कि भाई वो कुछ भी करके उसको 200 बनाए, फिर तुम बना देना हॉस्पिटल, स्कूल, तुमको जो करने का है, राइट। क्योंकि तुम्हारा पहला 100 भी तो सोसाइटी में से आया ना, तुमने खुद तो खड़ा किया नहीं है। करेक्ट। तो जितने लोगों का कैपेबिलिटी है, जितने लोगों का पोटेंशियल है ना, उनको तो अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करना ही चाहिए। क्योंकि जिसके पास पोटेंशियल है, क्योंकि बाकी 99 के पास तो है ही नहीं ना भाई। करेक्ट। तो जिसके पास है, अगर वही मैक्सिमाइज नहीं करेगा तो बाकी 99 क्या करेंगे? और मैक्सिमाइज करके नेशन में तो बाद में, हाँ, फिर तुम दो, टैक्स दो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, तुमको जो करना है करो यार। अगर तुम सोशल डोनेशन, कुछ लोगों को लगता है मैं क्यों डोनेशन करूं, डोनेशन मत करो, खर्चा करो तो भी बन जाएगा। पर आशीष भाई, लगता है आपको गवर्नमेंट ये 12.5% जो लॉन्ग टर्म टैक्स है, दिस विल बी द सेम टैक्स फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, वी कैन अज्यूम दैट? बढ़ सकता है, माहौल बदले, सी वो तो कुछ भी, नथिंग इज फॉर एवर ना। मतलब अगर माहौल ऐसा बनेगा तो कभी कट भी सकता है, माहौल ऐसा बनेगा तो बढ़ भी सकता है। वो तो पॉलिसीज अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं। बट हैव इंडिया अचीव्ड द थ्रेशोल्ड फॉर द टाइम बीइंग कि 12.5% इज हियर फॉर 5-10? 1 और 2 परसेंटेज पॉइंट्स इधर उधर टिंकरिंग हो सकता है, लेकिन कैपिटल गेन्स तो रहेगा। कैपिटल गेन, मतलब अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैं तो गवर्नमेंट का तो मुझे तो पता नहीं है, बट आई एम गिविंग माय रीडिंग। हाँ, मतलब अज्यूम के मेरे को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स समझ में आता है, ऐसा अगर मैं अज्यूम करूँ तो टैक्स तो रहेगा। अब उसको 2% कम ज़्यादा होना चाहिए। कभी माहौल बहुत बिगड़ा तो कम भी कर सकते हैं, माहौल अच्छा रहेगा और रेवेन्यू की ज़रूरत रहेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। बट एज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम वी शुड नॉट have any issue about it, because now the real estate is also in 12.5% bracket.
एब्सोल्युटली, विच इज ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग. हाँ, 2 years होल्डिंग 12.5, और टैक्स कम करने से फॉर्मलाइज भी होता है ना सब चीज. राइट. I have two questions. First is like, what is the basic difference between a multi-cap and a flexi-cap fund? And the second question is, if an individual want to invest for 10 to 15 years, what are like, how many funds you consider should be in his portfolio, and what can be that funds? तो एक्चुअली ना मैं ना लाइटर नोट कई बार मजाक करता हूँ कि भाई बाजार में लेने जैसे अच्छे स्टॉक 500-600 है. हाँ, मतलब हम लोग 1000 स्टॉक कवर करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में फुल्ली इन्वेस्टेड होगा 300 स्टॉक है, ऐसा कुछ. तो बाजार में लेने लायक 500-600 स्टॉक है, लेकिन हमारा इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड है. 500-600 स्टॉक लेने के लिए हमने 500-600 म्यूचुअल फंड बना लिए. 510 म्यूचुअल फंड स्कीम. तो इससे काम थोड़ा मुश्किल होता है. तो उसके लिए क्या है कि माहौल ऐसा है कि भाई म्यूचुअल फंड के लिए भी, और जैसे मैंने बताया हर दूसरे साल अलग म्यूचुअल फंड अच्छा करता है. तो अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करने के लिए भी आपको एडवाइजर चाहिए. तो ये आप ध्यान में रखिए ज़रूर, क्योंकि 1-2% से भी कितना डिफरेंस पड़ता है वो हम लोग ने डिस्कस किया ऑलरेडी. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इसका सेबी का फिलहाल रेगुलेशन ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड का ये मतलब है कि वो पैसा जो फंड मैनेजर है वो किसी भी मार्केट कैप में लगा सकता है. उसकी शर्त ये है कि उसका बेंचमार्क होना चाहिए BSE 500 या निफ्टी 500, और किसी भी मार्केट कैप में किसी भी प्रपोर्शन में पैसा लगा सकते हैं. मतलब यो फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐसा समझोगे पूरा स्मॉल कैप भी बन सकता है, पूरा लार्ज कैप भी बन सकता है. करते नहीं है हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि बेंचमार्क BSE 500 है, और BSE 500 में लगभग 35 से 40% स्मॉल एंड मिड कैप है. तो हम भी 30 से 50 के बीच में रखते हैं स्मॉल एंड मिड कैप, क्योंकि हमको पैसा बनाना है हमको पैसा बनाना है स्टॉक पिकिंग से. स्मॉल कैप चलेगा, लार्ज कैप चलेगा, ये सब प्रेडिक्शन करके पैसा नहीं बनाना है, पैसा स्टॉक पिकिंग से बनाना है. तो हम लोग एक प्रोपोर्शन में रखते हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप की परिभाषा ये है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं. अब आते हैं मल्टी कैप पे. तो मल्टी कैप की परिभाषा ये है कि भाई इट इज कंपल्सरी दैट द फंड मैनेजर शुड कीप मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप, मिनिमम 25% स्मॉल कैप, एंड द बैलेंस 25% कैन बी इन एडजस्टेड एनीवेयर. सो दिस इज द डिफरेंस. दूसरा आपने बोला 10-15 साल के लिए, आई थिंक इफ यू हैव कपल ऑफ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स यू आर डन. मतलब पर्सनली इफ यू आस्क मी, मल्टी कैप का जो अभी डेफिनेशन है, मल्टी कैप फंड आप लोगे, मतलब चुनना चाहिए आपको, उसको सिलेक्ट करना चाहिए कि भाई कौन सा लेना है, क्या कौन सा लेना है. मतलब यू नो, बिकॉज मात्रा पे नहीं जाना चाहिए, कितने फंड लेने उससे नहीं. मतलब यू नीड 3-4 फंड्स, यू डोंट नीड लाइक 10-20 फंड्स. आपका शॉर्ट लिस्ट में कितना होगा? 3-4 फंड होएगा. नॉर्मली उतना ही होता है शॉर्ट लिस्ट में, 3-4 फंड, 5 फंड होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि 10-15 फंड खरीद लेंगे तो घूम फिर के आपने पूरा बाजार ही, मतलब जू नहीं बनाने का पूरा पोर्टफोलियो जो भी है. Can you suggest some good multi-cap funds? नहीं, मेरे को नहीं पूछने का ना, सिद्धार्थ भाई और गौरव भाई को पूछने का, क्योंकि मेरे को पूछेंगे तो मैं बोलेगा वाइटो की अच्छा है, वो है वैसे, इट इज फैक्ट. अगर आप मेरे को बोलेंगे 2 फंड बोलो तो मैं बोलेगा वाइटो का अच्छा है और मोतीलाल ओसवाल अच्छा है. चलो वाइटो के 2 बता दो. सो आई थिंक यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम सिद्धार्थ भाई. एंड My question is, what are your views on active and passive funds, and which approach is appropriate for your clients? माय ओपिनियन इज दैट इंडिया में, अपने कंट्री में अभी भी, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ इंग्लिश में, देन आई विल एक्सप्लेन. इससे क्या होता है, जब आप इंडेक्स खरीदते हैं तो उसके पीछे का अजम्पशन क्या है? इंडेक्स के पीछे, इंडेक्स फंड खरीदने के पीछे या पैसिव फंड खरीदने के पीछे का आपका अजम्पशन तो यही हो सकता है कि भाई इंडेक्स में सब कुछ आ गया और पूरी आर्थिक व्यवस्था में जो भी आपको पिक करना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पूरे आर्थिक व्यवस्था की सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ गई और मार्केट का मैनिफेस्टेशन इंडेक्स में आ गया, तो आपने इंडेक्स को खरीद लिया तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में आ गई, ऐसा उसका अजम्पशन होना चाहिए. अभी इंडिया का जो सिचुएशन है हमारे देश में, आई वुड मेक दैट स्टेटमेंट विच आई सेड, डू नॉट वरी अबाउट इंडेक्स कैप्चरिंग द मार्केट बिफोर मार्केट हैज़ कैप्चर्ड द इकोनॉमी. इसका क्या मतलब है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में आप देखो पिछले 6 साल में मेरे ख्याल में 600 IPO आए. डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, एक्सचेंज, केमिकल्स, रेस्टोरेंट्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एंडलेस, राइट. तो आर्थिक व्यवस्था का काफ़ी सारा हिस्सा जब बाजार में है ही नहीं,
तो इंडेक्स में कैसे आया? लास्ट थिंग आई टेल यू, इंडिया एज अ मार्केट वर्ल्ड ओवर, India is the country which has highest number of listed companies and the most diverse market. मतलब इंडिया में सेमीकंडक्टर और हाई टेक्नोलॉजी के अलावा सारे सेक्टर लिस्टेड हैं और हर सेक्टर में इंडिया में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां हैं. इट्स द लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, मोस्ट डाइवर्स मार्केट. मतलब अपना मार्केट कैप अपन बोलते 5 ट्रिलियन है, अमेरिका का मार्केट कैप 65 ट्रिलियन है. आपको मालूम है इंडिया में, अमेरिका में पिछले 30-35 साल में मार्केट कैप है ना 13 ट्रिलियन का 65 ट्रिलियन हो, मतलब मार्केट कैप हो गया 5 गुना. तो मेरे को बताओ, मार्केट कैप जब 5 गुना हो गया तो आपको क्या लगता है नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो है वो बड़ी होंगी या घटी होंगी? बड़ी होगी, बट ऑब्वियसली 40% डाउन हो गया. तो अमेरिका में अल्फा लाने के लिए फंड मैनेजर को दिक्कत क्या है पता है? अगर आप एक म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड के मैनेजर हैं तो पिछले 30 साल में आपके साथ हुआ ये कि जितनी कंपनियां हैं वो तो सब मेगा कैप है, लार्ज कैप है. आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है, मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो है वो 7,500 से आ गई 4,000 पे. तो आपका प्लेग्राउंड हो गया श्रिंक. और इंडिया कैसा है मालूम है? इंडिया में मार्केट कैप केवल 5 ट्रिलियन है, लिस्टेड कंपनी 7,000 के ऊपर है, ट्रेडेड कंपनी 3,000 के ऊपर है. वी हैव मोर नंबर ऑफ कंपनीज बीइंग ट्रेडेड एंड वी हैव मोर नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड देन अमेरिका विथ मार्केट कैप व्हिच इज 1/13 ऑफ अमेरिका. So there is lot of scope for active management. पैसिव फंड्स, मैंने भी बहुत पैसिव फंड्स लॉन्च किए. जब मैं मोतीलाल ओसवाल में जॉब करता था तो ये नैस्डैक, S&P, निफ्टी 500, काफ़ी सारे फंड्स वो सिंप्लिसिटी के लिए किए थे हमने. सिंप्लिसिटी मतलब भाई मेरे को पता नहीं मेरे को करना क्या है, तो भाई आपको 500 रुपये में अगर S&P 500 मिलता है और 500 रुपये निफ्टी 500 मिलता है तो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, राइट? सो वो हम सिंप्लिसिटी और ईज के लिए कर रहे थे. लेकिन मेरा कतई ये मानना नहीं है कि अल्फा नहीं बनेगा. आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर एक्टिव मैनेजर्स टू जनरेट अल्फा. सर एक्चुअली मैं स्विंग मतलब इन्वेस्टर ही हूँ, तो एज ए स्विंग इन्वेस्टर सर म्यूचुअल फंड का हमारा कितना पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सर सेकंड क्वेश्चन, मैंने रिसेंटली मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा इन्वेस्ट किया, थोड़ा रिसर्च किया, तो आई फाइंड आउट कि एक कुछ पार्ट हमारा यूएस इक्विटी या यूएस म्यूचुअल फंड की तरफ भी मतलब झुकाव होना चाहिए. तो सर वो एक कितना होना चाहिए? एंड सर थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन कि सर आपने जैसे बताया कि 1-2% से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो लाइक आई कैन रिसर्च ऑन माई ओन म्यूचुअल फंड और मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो सर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या मोतीलाल ओसवाल के थ्रू मतलब रेगुलर फंड्स में? श्योर. सो द लास्ट क्वेश्चन इज ईजियर टू आंसर बिकॉज दैट्स द सेम थिंग. सी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. अभी सिद्धार्थ भाई ने आपको यहाँ पे, समझो मेरे तो दोस्त हैं बिकॉज मैं मोतीलाल ओसवाल में ही जॉब करता था, बट समझो कि हम लोग के इंटरेक्शन से आपने वाइटोक के बारे में सुना. एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, राइट? समझो आप वाइटोक के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जांपल. फिर 3 साल बाद आप देखते हैं कि भाई ये तो 0.6-0.7 का डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट में. फिर आप कंपेयर करेंगे कि रेगुलर में करते तो ऐसा होता, डायरेक्ट में करते तो वैसा होता. वो कंपेरिजन गलत होएगा. क्यों मालूम है? क्योंकि आपने वाइटोक के बारे में सुना ही अपने एडवाइजर से, क्योंकि सुनते ही नहीं तो डालते कैसे? तो फिर रेगुलर और डायरेक्ट का कंपेयर करने का मतलब नहीं है. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको किसी ने गलत ट्रेन में चढ़ा दिया तो भाई गलत ट्रेन में से उतरना इंपॉर्टेंट होता है. गलत ट्रेन फास्ट जा रही है कि स्लो जा रही है वो देखने का मतलब नहीं है. सो इफ यू आर इन द राइट ट्रेन देन द स्पीड मैटर्स, बट इफ यू हैव ए एडवाइजर हु गॉट यू इनटू द राइट ट्रेन, दैट इज व्हाट मैटर्स. देन कंपेयरिंग स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट इज द थिंग टू कीप इन माइंड. क्योंकि अगर आपके पास एक एडवाइजर नहीं होता तो आप उस फंड में होते ही नहीं ना. तो पोस्ट फैक्टो बेसिस डायरेक्ट और रेगुलर कंपेयर करके क्या फायदा? और अगर आपने डायरेक्ट में गलत फंड ले लिया, देखिए क्या होता है कई बार जो म्यूचुअल फंड्स लेने का और स्टॉक्स लेने का एक चीज़ क्या है कि जो सबसे पॉपुलर चीज़ होती है ना, जो सबसे ज़्यादा हर यूट्यूब शॉर्ट्स में, हर इंस्टाग्राम रील में, हर ऐप में और हर ट्विटर कॉन्वर्सेशन में वही चर्चित होता है जो टॉप में होता है. म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, सेक्टर्स में भी होता है, स्टॉक्स में भी होता है. आज जो टॉप में है वो कल टॉप में रहेगा नहीं. सर जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड तो रेगुलरली हम देख रहे हैं कि वो स्विच करता है और वो मैनेज करता है, तो रहता ही है मतलब टॉप में ही. नहीं तो अभी मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी का रैंकिंग देख लो आप जरा, बस उतना ही मैं बोलूँगा आपको. आप देख लो, आप कंपेयर कर लो. इसलिए जब मेरे को भी सवाल पूछा तो मैंने क्या बोला, हमको टॉप में रहने का कोई लालच नहीं है. वी वांट टू बी कंसिस्टेंट. मतलब
एक समझो एक सेक्टर, एक समझो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे पूछा, ऐसे एक सेगमेंट है म्यूचुअल फंड्स का, कैटेगरी है। समझो एक कैटेगरी में 24 फंड है, तो स्टैटिस्टिकली क्या होता है, 24 में से पहले 6 को बोलते हैं टॉप क्वार्टाइल, दूसरे 6 को बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल, 13 से 18 को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, 19 से 24 रैंक वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वार्टाइल। हम लोग का क्या पॉलिसी है, अगर हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है ना, तो हमको टॉप क्वार्टाइल में चौथा या पांचवा रैंक आना चाहिए, और अगर हमारा खराब टाइम चल रहा है ना, तो सेकंड क्वार्टाइल में 11वां या 12वां या थर्ड क्वार्टाइल में 13वां या 14वां, ऐसा हमारा आना चाहिए, मैदान के बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी जो आपने फंड का नाम लिया वो फिलहाल मैदान के बाहर चल रहा है, और पहले कोई और मैदान में टॉप में था। तो म्यूचुअल फंड्स में ये अक्सर होता है कि जो नंबर 1 पे है ना, वो मैदान के बाहर हो जाता है, और कोई मैदान के बाहर से आके सीधा नंबर 1 में आता है, राइट। आपको मैंने क्यों ऐसा एग्जाम्पल दिया क्रिकेट वाला, क्रिकेट टीम में हमेशा ये सोच के टीम बनाना चाहिए कि टॉस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, पिच चलेगी भी, नहीं भी चलेगी, राइट। दैट इज आवर अप्रोच टू बी कंसिस्टेंट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट अगर आप खुद खरीदेंगे तो देयर इज अ हाई रिस्क दैट यू विल बाय समथिंग विच इज पॉपुलर, यू विल नॉट बाय समथिंग विच इज कंसिस्टेंट। और लंबे अरसे में डटे रहने के लिए आपको कंसिस्टेंट वाला चाहिए, पॉपुलर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि पॉपुलर वाला होगा ना तो हर 2 साल में आपको मन करेगा अरे ये खराब हो गया, निकल लो, अब दूसरा लेंगे तो अब फिर से जो पॉपुलर वाला है वो लेंगे, करेक्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, जब सिद्धार्थ भाई ने पूछा, मैं एक चीज बोलना भूल गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंट रहने के लिए कम से कम डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। समझो यहाँ पे एक हाईवे है, हाँ, ये जो हाईवे है इसमें 100 टन के ट्रक 100 किलोमीटर के स्पीड से चलते हैं, और जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, और पूरे शहर में एक ही किराने का दुकान है, आपको उसी किराने के दुकान में जाना है सामान लाने के लिए, लेकिन बाहर जो हाईवे है वहां पे ट्रकें रुकती नहीं है और 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। आपको अगर किराने का सामान घर में स्टॉक करने का है, आप दिन में 4 बार जाएंगे कि पूरे हफ्ते का सामान लेके एक बार रखेंगे? एक बार क्यों एक बार रखेंगे? क्योंकि जितनी बार बाहर जाते हैं उतनी बार जान को खतरा है। तो इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी के लिए जितने कम से कम डिसीजन लेने पड़े उतना बेटर है। सो बी विथ कंसिस्टेंट प्लेयर्स, नॉट विथ दी पॉपुलर प्लेयर्स, बिकॉज जो पॉपुलर है ना वो आपको, वो पॉपुलर रहेगा तो आप खरीदेंगे, गड्ढे में जाएगा तो आप निकलेंगे, फिर नया डिसीजन लेंगे, उसमें फिर से रिस्क आएगा। जितने कम डिसीजन लेने पड़े उतना अच्छा है। तो जो कंसिस्टेंट प्लेयर है ना उसके साथ रहेंगे तो डिसीजन आपको कम लेने पड़ेंगे। वी आर ट्राइंग टू कीप पीपल विथ अस फॉर लॉन्गर टर्म। इफ यू वांट पीपल टू बी विथ यू फॉर लॉन्ग टर्म, you should not be number 20, you should not be number 1, because number 1 will become number 20, number 20 will become number 1. We want to be in good times number 4, in bad times number 10. Don't want to go outside the field. That is the thing. And जो आपने बोला ना म्यूचुअल फंड कितना होना चाहिए, your whole portfolio can be mutual fund. There's no, but if you are interested in direct equity, you keep 20% direct equity, put 80%. If you are good at direct equity, then you keep increasing direct equity. How about the US equity? You are right. फिलहाल यूएस नहीं डालना चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन जब मौका मिले आने वाले 3-4 साल में, जब मार्केट गिरे, यहाँ से आरबीआई की रूल्स रिलैक्स हो जाएं, आप पैसा डाल सकें, धीमे धीमे आपको पर्सनली इफ यू आस्क मी 20-30% पोर्टफोलियो होना चाहिए। सर एक्चुअली क्या है कि मैं राइट नाउ मतलब कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ, उसमें एक है सर अक्षर श्रीवास्तव, आप जानते हो सर अक्षर श्रीवास्तव है ना सर, वो एक्चुअली हर चीज़ के बारे में बताता है। तो उसने एक चीज़ ये बताई कि लाइक आप अगर एआई की और ये जो जितने भी अपने लाइक न्यू एज टेक रिलेटेड आप डेवलपमेंट देखोगे ना सर, इंडिया के कंपैरिजन में आप देखोगे सर यूएस में ही ज़्यादा होगा। यूएस इज द मेका ऑफ ऑल इनोवेशन, दैट्स ट्रू। सो दैट्स व्हाई लाइक अभी ट्रेंड है, और अभी लाइक एआई भी इतना डेवलप करा नहीं, ग्रोइंग स्टेज में है। तो सर अभी मतलब लेकिन एआई के देखिए, एआई आएगा लेकिन उसके चक्कर में उसकी कंपनियों के दाम तो चल गए ना सब, राइट। सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी, राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू पुट मनी इन यूएस। आई थिंक वो लोग का मार्केट करेक्ट होएगा अभी। तो आने वाले देखिए, कभी भी आपने पूछा कितना यूएस होना चाहिए, मैंने बोला 20 से 30%। समझो आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, आपको करना है 30% यूएस। एक दिन में ऐसे उठा के नहीं करते हैं, धीमे धीमे चेंज करते हैं ना। तो यू शुड डू इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। अकॉर्डिंग टू यू मतलब व्हाट इज द राइट टाइम, लाइक इन 2-5 आने वाले 2-3 साल में धीमे धीमे करो।
तुरंत मत करो, अभी तो उनका मार्केट गिरेगा एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी। मेरे टैक्सेस से संबंधित एक क्वेश्चन है जो विचार मतलब दिमाग में आ रहा है, तो मैं पूछना चाहता थोड़ा हूँ सर आपसे। माइक ऊंचा रखें। जी, ये अभी जो गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम जो है किया है और एक ओल्ड रिजीम होता है, ओल्ड रिजीम में जो छूट वगैरह मिलती है, एटीसी वगैरह, एटीडी वगैरह, जी, और न्यू रिजीम में कोई भी छूट नहीं है, और 12,75,000 तक पूरा माफ़ किया है। जी। क्या इन दोनों रिज्यूम में, न्यू रिज्यूम में अगर कोई जाएगा तो उसको छूट कोई भी नहीं मिलेगी? तो क्या म्यूचुअल फंड और स्टॉक से दूसरे पे उसका असर होगा, प्रभाव पड़ेगा? नहीं 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 सर, देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड्स में और शेयर बाजार में ऑलरेडी लोग अपना, समझो कि आप बोलते जैसे सेक्शन 80C था कि भाई 1.5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दिए एग्जाम्पल, वो 1.5 लाख से तो कई ज्यादा पैसा लोग ऑलरेडी लगा रहे हैं ना शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में। और शेयर मार्केट में जो इतना पैसा लोग लगा रहे हैं वो तो रिटर्न पाने के लिए लगा रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए तो लगा नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट का केवल ये एक एटीट्यूड चेंज हो रहा है कि भाई देखो, अब तक हम आपको सेक्शन 80C और ये सब माफ, ये इंसेंटिव क्यों दे रहे थे टैक्स बचाने के लिए, कि भाई ठीक है आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाएंगे तो हम आपको थोड़ा टैक्स इंसेंटिव देंगे। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम देखो भाई, हम टैक्स माफ करके दे रहे वैसे ही, राइट। सो इट इज़ जस्ट चेंज ऑफ पॉलिसी, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है बिकॉज लोग ऑलरेडी उससे कहीं ज़्यादा पैसा वैसे भी लगा ही रहे हैं। और सारा का सारा पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड में आप टैक्स प्लान्स देखिए, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले या शेयर बाजार में निवेश करने वाले जो म्यूचुअल फंड है उसकी कॉर्पस 40 लाख करोड़ है। ये टैक्स वाले म्यूचुअल फंड उसमें 1 लाख करोड़ भी नहीं है, मुश्किल से होगा 1 लाख करोड़, उससे भी कम होगा। तो वो बड़ा पार्ट नहीं है मार्केट का एक्चुअली। आशीष भाई, एक चीज पूछना था कि आपने बोला कि जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने सपोज गलत ट्रेन और राइट ट्रेन का आपने एग्जांपल दिया, तो आशीष जी ने सिद्धार्थ भाई ने हमें राइट ट्रेन में तो चढ़ा दिया है, ठीक है, क्या एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें उस ट्रेन को ट्रैक भी करना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली फॉर व्हाट टाइम मींस 2 ईयर 3 इयर्स और हाउ, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि एक जो बेस्ट परफॉर्मर फंड है वो 1 साल 2 साल बेस्ट परफॉर्मर उस कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन हो सकता है बाहर से कोई और उस 2 साल बाद में वो हो सकता है आउट ऑफ मार्केट हो जाए। तो हाउ वी कैन ट्रैक दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स? और भी शॉर्ट में पूछ रहे कि ये मेरी बात कितने साल तक सुने? मोर और लेस दो तीन चीजें। See, there are 2 ways to do this. One is that कि आप अपने एडवाइजर को हर 6 महीने 12 महीने में रिव्यू सेटअप करिए, इनका भी प्रोसेस होता होगा आपसे मिलने का, तो आप रिव्यू सेटअप करिए कि भाई क्या कैसा चल रहा है। दूसरा चीज़, क्या कौन से फंड्स चल रहे हैं, कौन से फंड्स हम जो नहीं चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं उसको ऐसा नहीं कि रिडीम कर दो भाई, किस कारण से नहीं चल रहा है, क्या है, और नहीं चलने की परिभाषा क्या है कि भाई इंडेक्स से भी कम दे रहा है कि 24 फंड में रैंक 20वां आ रहा है, दैट यू ट्राई। थर्ड थिंग, again I'm saying, generally speaking, don't buy number 1 और number 20. You try to see कि भाई किसका फंड मैनेज करने है, क्या स्टाइल है, क्या पोर्टफोलियो है, कौन कंसिस्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि अपने मार्केट में क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना, देर आर मेनी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, दे आर वेरी एग्रेसिव। एग्रेसिव का क्या मतलब है कि भाई उनके पोर्टफोलियो का इंडेक्स के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। जैसे BSE 500 है, मैंने बोला वो सर्वगुण संपन्न है। मैंने क्या बोला कि उसमें डिफेंसिव कंपनी, सिक्लिकल कंपनी, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर तरीके की कंपनी है उसमें, अच्छी कंपनी, खराब कंपनी, कुछ कंपनियां उसमें ऑर्डर बुक पे चल रही है, कुछ कंपनियों में फ्री कैश फ्लो भी आ रहा है, हर तरीके की कंपनी है। तो इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो का इंडेक्स से कुछ ना कुछ तो तालमेल होना चाहिए। इंडेक्स मत लो, लेकिन कुछ तो दरोकार उसका होना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोगों का पोर्टफोलियो कैसा है, वो बोलते हैं कि हम खाली एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट टाइप की ही कंपनियां खरीदेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो खाली सस्ता खरीदेंगे। कुछ लोग बोलते हैं लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, हम तो खाली स्मॉल कैप खरीदेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम खाली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी खरीदेंगे। कुछ लोग तो केवल सेक्टर फंड्स के बादशाह हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा करने से, मतलब एक थाली है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी का पोर्टफोलियो वैल्यू पोर्टफोलियो है, किसी का पोर्टफोलियो ग्रोथ पोर्टफोलियो है, किसी का पोर्टफोलियो डिफेंस वाला है खाली, किसी का स्मॉल कैप है, ऐसा आप इमेजिन करिए, ठीक है। अपन कई बार कहीं बाहर जाते थाली खाते हैं ना, तो थाली में साउथ इंडिया होगा तो बीच में राइस होएगा,
नॉर्थ इंडिया होगा तो बीच में रोटी या पूड़ी होएगा। आप ऐसा थाली इमेजिन करो अपने माइंड में, ठीक है। फिर थाली में कहीं साइड पे अचार वचार चटनी वटनी भी होता है। अभी आप आइज क्लोज करके इमेजिन करो कि राइस के जगह पे मैंने अचार रख दिया, अचार के जगह पे राइस रख दिया, और वो अपन ने खाया। फिर मैं आपको पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कल सुबह क्या होएगा मेरा, तो बोले पूछने का क्या है भाई इसमें। तो मार्केट में ऐसा बहुत लोग हैं, उसका पोर्टफोलियो में रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, पीएसयू और एनर्जी है, और अपने को पूछ रहा है कि ट्रम्प साहब जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो मेरा क्या होएगा। भाई तुम मतलब खाली अचार खा के बैठे हो, अभी कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा तुम्हारा तो बैंड बजने ही वाला है, राइट, क्योंकि तुम थाली के बदले अचार ही खा रहे हो। सो इट्स लाइक दैट। सो मैनेजिंग फॉर कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट एंड मैनेजिंग फॉर हाईएस्ट रिटर्न इज डिफरेंट। सो रिव्यू करते रहना चाहिए। और एक लास्ट चीज, अभी सेबी ने भी उसके ऊपर बढ़िया काम किया है। अप्रैल के महीने से सेबी ने क्या किया है, एक इंफॉर्मेशन रेशियो, ये हर म्यूचुअल फंड को बोला है कि अपने वेबसाइट पे अपने इक्विटी फंड्स का इंफॉर्मेशन रेशियो पब्लिश करो। तो एडवाइजर्स को ये भी देख सकते हैं, अभी आप भी देख सकते हैं, एडवाइजर्स से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन से फंड का इंफॉर्मेशन रेशियो ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन रेशियो की परिभाषा क्या है, हम बात करते हैं इंडेक्स को बीट करने की, तो इंडेक्स से जितना ज़्यादा रिटर्न आता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ये इंफॉर्मेशन रेशियो क्या है, इट इज़ अल्फा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अल्फा। मतलब कि अल्फा कितना है, समझो मेरे फंड का पिछले 3 साल का एवरेज अल्फा 5% है, लेकिन खराब समय में -15, अच्छे समय में +40। बोले भाई तुम अल्फा 5% का दिए हो, कभी -15 देते हो, कभी +40 देते हो, वो तो किसी काम का नहीं है। अगर किसी का है अल्फा इज 5%, खराब में -2, अच्छे में +9, तो आप बोले कि भाई ये रेंज में आ रहा है। So they are tracking, they are teaching the investors and the advisors. SEBI is making the advisors also. देखिए सारे मतलब 6 करोड़ इन्वेस्टर है, सबको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अल्फा है सब समझ में नहीं, लेकिन एडवाइजर के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो गया है कि भाई कौन कंसिस्टेंट है। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा, हम लोग का फंड 3 साल पुराना है, 30 साल पुराना नहीं है। वाइटोक के जितने भी फंड्स है हर कैटेगरी में इंफॉर्मेशन रेशियो में टॉप पे है। रिटर्न्स में भले बीच में आता है, इंफॉर्मेशन रेशियो मतलब फ्लक्चुएशन में लीस्ट फ्लक्चुएशन रैंकिंग इज ऑन द टॉप। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। Thank you everyone for being here, and I especially thanks to Mr. Ashish ji for giving their valuable insights with us. We also appreciate our guest for joining us, and your presence made this event truly special. Thanks a lot.